अध्याय 31 कार्रवाई करना। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी, लेकिन अगर तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहती तो मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम रिंग से बाहर निकल जाओ और किसी दूसरे को अंदर आने दो। आलोक ने गहरी आवाज में कहा और शर्वानी की तरफ देखा। आलोक की बात सुनकर शर्वानी दुखी हो गई, लेकिन चूंकि यह आदमी चाहता था कि वह पूरी ताकत से आगे बढ़े, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। यह न केवल उस आदमी को सबक सिखाने के लिए था, बल्कि वह ये भी समझ गई थी कि अगर वह पूरी ताकत से आगे नहीं बढ़ी तो उसके लिए आलोक को हराना नामुमकिन हो जाएगा। उस समय के बारे में सोचते हुए जब उसे कृष पर एक भी वार करने में बहुत परेशानी हुई थी, वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ दोबारा होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। उसका अपना स्वाभिमान था और वह उसे कुचलने नहीं देगी। वह एक कदम आगे बढ़ी और आलोक के पास पहुंची। दूसरी ओर आलोक पीछे नहीं हटा, बल्कि इस बात से खुश था कि शर्वानी उसे गंभीरता से ले रही है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रतिक्रिया के बाद उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। जैसे ही दोनों के बीच का अंतर कम हुआ, शर्वानी ने हमला करने की पहल की। इस बार उसने पूरी ताकत से मुक्का मारा, लेकिन उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वह महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निशाना न बनाए। अपनी ओर आते मुक्के को देखकर आलोक ने अपने बाएं पैर से एक कदम पीछे लिया और फिर अपने दाहिने पैर को थोड़ा पीछे किया। इसके साथ ही उसने लड़ने की मुद्रा ले ली थी। जब मुक्का उसके चेहरे पर लगने वाला था तो उसने अपना सिर दाईं ओर घुमाया, जिससे मुक्का आसानी से चकमा दे गया। उसकी हरकतें बहुत सहज थीं और कोई भी अत्यधिक हरकत नहीं थी। शर्वानी को आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि आलोक पूरी ताकत से हमला करने पर भी जवाब देने में सक्षम था, लेकिन फिर भी उसने उसे जवाबी हमला करने का मौका नहीं दिया। उसी हाथ से जो हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, अचानक एक कोहनी आलोक के कंधे की ओर उतरी। आलोक भी इस अचानक हरकत से आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी उसने तेजी से प्रतिक्रिया की, अपने शरीर को बाईं ओर मोड़ लिया और हमले से बाल बाल बचने में कामयाब रहा। लेकिन वह अभी उस हमले से बचने में कामयाब ही हुआ था कि अचानक एक लात उसके चेहरे की ओर आई। ऐसा लग रहा था कि यह महिला उसके चेहरे पर वार करना चाहती थी। यह ऐसी बात थी जिससे आलोक खुश नहीं था। शर्वानी के किक का सामना करते हुए आलोक ने अपना बायां हाथ उठाया और हमले को रोकने में कामयाब रहे। इस बार उन्होंने शर्वानी के हमले को रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और हमले को रोकने के लिए लगाए गए बल के कारण शर्वानी को बाईं ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर वह जल्दी से संभल नहीं जाती तो वह लगभग गिर ही जाती, लेकिन वह अभी संभल ही पाई थी कि अचानक आलोक ने हमला कर दिया। उसने उसके पेट पर जोरदार मुक्का मारा। शर्वानी को पहले से ही अंदाजा था कि उस पर हमला होने वाला है, क्योंकि यह एक लड़ाई थी, लेकिन आलोक ने जिस गति से हमला किया वह उसके अनुमान से कहीं ज्यादा था। लेकिन फिर भी वह प्रतिक्रिया करने में कामयाब रही, मुश्किल से हमले से बच पाए। उसने हमले को रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वह समझ गई थी कि आलोक के पास जो ताकत है वह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिससे वह आसानी से निपट सके, और इस कारण से यदि संभव हो तो हमलों से बचना ही उसके लिए बेहतर था। यदि कोई और विकल्प नहीं था तो उसके पास हमलों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब जब चकमा देने का एक और विकल्प था तो उसने इसे ले लिया। जैसे ही वह हमले से बचने में कामयाब हुई, वह कुछ कदम पीछे हट गई, लेकिन आलोक ने उसे पीछे हटने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत ही उसका पीछा करते हुए एक और मुक्का मारा। इस बार मुक्का उसके चेहरे की तरफ था। ये सच हो सकता है कि शर्वानी को मेकअप वगैरह की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन वह एक लड़की थी, तो बेशक उसे अपने चेहरे की बहुत परवाह थी। और अब जब कोई उसके चेहरे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था तो वह इस पर गुस्सा क्यों नहीं कर सकती थी। हालांकि वह गुस्से में थी, लेकिन उसे पता था कि उसे जवाब देना होगा, और इसलिए उसने जल्दी से अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया ताकि हमले से बच सके। उसी समय उसने आलोक की ओर लात मारी, जिससे आलोक को हमले से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। रिंग के बाहर उन दोनों के बीच की लड़ाई को देख रहे सभी लोग हैरान थे। हर्षित ने कभी नहीं सोचा था कि शर्वानी वास्तव में इतनी देर तक आलोक से लड़ने में सक्षम होने जा रही है। पहले लक्ष्मण और अन्य को हराने के लिए आलोक को बस कुछ ही हमलों की जरूरत थी। हालांकि वह समझता था कि शर्वानी ताकतवर है, फिर भी उसके मन में शर्वानी के प्रति पूर्वाग्रह था, क्योंकि वह एक महिला थी। इसलिए उसे विश्वास था कि आलोक कुछ ही समय में उसका ख्याल रखने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन उन दोनों के बीच 5 मिनट से ज्यादा समय से लड़ाई चल रही थी और उनमें से एक ने एक दूसरे पर हमला करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। हालांकि यह स्पष्ट था कि आलोक के पास उन दोनों के बीच आदान प्रदान में एक बढ़त थी, लेकिन फिर भी ये लाभ स्पष्ट नहीं था। ये बात उसे नागवार गुजरी। अगर वे शर्वानी को नहीं हरा पाए और मामूली अंतर से ही जीत पाए तो वह उसके सामने शेखी कैसे बघार सकता था। लक्ष्मण और शर्वानी के समूह के अन्य लोग थोड़े चिंतित हुए।
बेशक वे समझ सकते थे कि शर्वानी इस समय नुकसान में है। ये केवल उसकी फुर्तीली चाल के कारण ही संभव हो पाया है कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए। अन्यथा अगर वह इतनी तेज नहीं होती तो अब तक निश्चित रूप से हार चुकी होती। आलोक की ताकत को देखकर ही उन्हें समझ आ गया कि उसके लिए शारीरिक ताकत के मामले में उससे मुकाबला कर पाना नामुमकिन है। आलोक को हराने के लिए शर्वानी के पास इस समय सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी रणनीति। टायर समूह में सबसे ज्यादा घबराया हुआ व्यक्ति लक्ष्मण नहीं था। अगर वह आलोक से निपटने में सक्षम नहीं होता तो वह पहले ही शर्वानी पर हमला करने की कोशिश करने वाले उस व्यक्ति से निपटने के लिए आगे बढ़ चुका होता। आखिरकार आलोक द्वारा शर्वनी पर किया जा रहा हर हमला बेहद खतरनाक था और अगर उनमें से कोई भी हमला शर्वनी पर पड़ता तो वह घायल हो जाती। शर्वनी के प्रति उसके जुनून को देखते हुए वह किसी और को उसे घायल करने की अनुमति कैसे दे सकता था, लेकिन वह समझ गया कि इस समय वह कुछ नहीं कर सकता। ये सच हो सकता है कि वह हर्षित से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उन दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा नहीं था और इसलिए हर्षित के लिए उसे रिंग में लड़ाई में शामिल होने से रोकना काफी आसान होने वाला था। हालांकि यह सच था कि समूह के अन्य सदस्यों में अच्छी युद्ध शक्ति थी, लेकिन वे निश्चित रूप से कम समय में हर्षित के समूह से निपटने में सक्षम नहीं थे और शर्वानी की सहायता करने के लिए नहीं जा सकते थे। अगर वे शर्वानी की सहायता करने में सफल हो जाते ताकि वह आलोक को हरा सके तो वे निश्चित रूप से इसका जश्न नहीं मनाएंगे। आखिर आमने सामने की लड़ाई में तो वे हार ही जाते। साथ ही लक्ष्मण शर्वानी को अच्छी तरह समझते थे। अगर वे लड़ाई में शामिल होने का फैसला करते तो वे निश्चित रूप से उसे परेशान कर देते। दूसरी ओर कृष्ण इस लड़ाई को बहुत करीब से देख रहा था। जैसे ही आलोक और शर्वानी के बीच लड़ाई शुरू हुई वह रिंग के पास पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया। वह इस बात के लिए तैयार था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह कुछ कर सकता है, लेकिन उससे पहले वह बस उन दोनों के बीच की लड़ाई को देखता रहा। और सच कहूं तो वह उन दोनों की क्षमताओं को देखकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उनके अनुमान के अनुसार वे दोनों निश्चित रूप से उनसे ज्यादा उम्र के नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके पास जो कौशल थे वे निश्चित रूप से उन कौशलों से बेहतर थे जो सिस्टम और पुरस्कार प्राप्त करने से पहले उनके पास थे। लेकिन अब जब उसके पास सिस्टम था तो यह उसके लिए फायदेमंद होने वाला था। ये सच हो सकता है कि वह शर्वानी और आलोक के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था कि उन्होंने इस कौशल को कैसे हासिल किया, लेकिन वे सिस्टम प्राप्त करने के मामले में उसके भाग्य का मुकाबला नहीं कर सकते थे, है ना? जैसे जैसे उन दोनों के बीच लड़ाई आगे बढ़ती गई दोनों को ही तीव्र गति के कारण पसीना आने लगा। लेकिन कृष्ण के अवलोकन से वह पहले ही बता सकता था कि शर्वानी पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसके पास काफी उच्च सहन शक्ति थी, लेकिन इस तथ्य के कारण कि वह आलोक के हमलों से बचने में सक्षम होने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही थी, वह अविश्वसनीय गति से सहन शक्ति का उपभोग कर रही थी। तो जाहिर है वह सबसे पहले थकने वाली थी। दूसरी ओर आलोक को पसीना तो आ रहा था, लेकिन उसकी सांसें स्थिर थीं। ये शर्वनी के बिल्कुल विपरीत था, जो पहले से ही भारी सांसें ले रही थी। अचानक जब सब लोग रिंग के अंदर चल रही लड़ाई देख रहे थे, तभी कृष्ण रिंग में कूद पड़ा। इससे सभी लोग चौंक गए। वहीं हर्षित भी तुरंत भड़क गया और कार्रवाई के लिए तैयार हो गया। रिंग में लड़ रहे दोनों लोग भी कृष्ण की हरकतों से हैरान थे। अध्याय 32 पीछे हटना। इससे सभी लोग तुरंत चिंतित हो गए, जबकि हर्षित तुरंत क्रोधित होकर वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गए। रिंग के लोग भी कृष्ण की हरकतों से हैरान थे। कृष्ण की हरकतें इतनी अचानक थीं कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाया। कृष्ण के रिंग में उतरने से पहले ही दोनों ने प्रतिक्रिया दे दी। जो दो पहले से ही लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ मारपीट बंद करने को मजबूर हुए। बेशक रोक इस तथ्य के कारण नहीं आई कि उनमें से दो लोग आश्चर्यचकित हुए और यह समझने के लिए रुकने का फैसला किया कि कृष्ण क्या है रिंग में कुछ भी कर रहा था, लेकिन इसके बजाय ये कृष्ण था जो आलोक के मुके को रोक रहा था, जो शर्वानी के पेट पर गिरने ही वाला था। इससे पहले जब वह अंदर की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे रिंग में, वह हमेशा कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता था। अपने मध्यवर्ती लड़ाकू कौशल के कारण वह आसानी से उन दो लोगों की अगली कार्रवाई का अनुमान लगाने में सक्षम था जो एक दूसरे से भिड़ रहे थे, रिंग के अंदर लड़ रहे थे। और इसी कारण से जिस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि शर्वानी आलोक के हमले से बच नहीं पा रहा था, उसने फैसला किया कि वह आलोक को मार डालेगा। कार्रवाई करें, चाहे कुछ भी हो, वह शर्वानी को इस मामले में घायल नहीं होने दे सकता था। परिस्थिति आखिरकार इस तथ्य के अलावा कि वह सफल नहीं होना चाहता था, अंगरक्षक के रूप में जो कार्य उसे दिया गया था उसमें भी वह हारना नहीं चाहता था। नौकरी खोना। आखिरकार नौकरी खोने का मतलब था कि वह सिस्टम खोने जा रहा था। साथ ही यही बात उस मिशन पर भी लागू होती है जो उन्हें दिया गया था, एक टायर सप्ताह के लिए शर्वानी के अंगरक्षक के रूप में जीवित रहें।
जिस क्षण वह रिंग में उतरा, उसने आसानी से आलोक की कलाई पकड़कर उसके हमले को रोकने के लिए। हमले के बाद कृष ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि आलोक कितना शक्तिशाली था। उनका मानना था कि यदि ऐसा न होता कि उन्होंने प्रणाली द्वारा ठीक हो जाने के बाद वह निश्चित रूप से मजबूत हो जाएगा, उस हमले को रोकने के बाद पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके अतिरिक्त ये भी था उसके लिए आलोक की कलाई पकड़ना असंभव हो जाएगा। शर्वनी जो पहले से ही थकी हुई थी, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उस पल उसे राहत मिली जब उसे एहसास हुआ कि उसे कोई चोट नहीं लगी है। पहली बार उसने कृष की उपस्थिति की सराहना की। वह समझ गई कि अगर कृष ने समय पर कार्रवाई नहीं की तो वह पहले ही मुक्का मार चुकी है, और उसे विश्वास है कि वह पहले ही मुक्का मार चुकी होगी। इस समय दयनीय स्थिति में हूँ। आखिरकार इस समय वह पहले से ही थकी हुई थी, और इसलिए ये उसके लिए शुरुआत की तरह तेजी से आगे बढ़ना काफी मुश्किल है। दूसरी ओर आलोक ने संयम बनाए रखा और उसी लय को बनाए रखा जो पहले थी। लड़ाई आगे बढ़ी। दूसरी ओर हर्षित पागल होने वाला था। उम्मीद थी कि कोई तो होगा जो कार्रवाई करेगा, और एक महत्वपूर्ण क्षण में रिंग में प्रवेश किया। हालांकि वह इसे देख नहीं सका, कम से कम वह ये तो बता सकता था कि शर्वानी हमले से बचने वाली नहीं थी जिसे आलोक ने लॉन्च किया था। वह रिंग में घुसकर कृष से निपटने वाला था, तभी अचानक उसे पता चला कि वह कृष से निपटने वाला है। अचानक लक्ष्मण ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे नहीं पता था कि लक्ष्मण यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन किसी तरह वह आदमी पहले ही उनके बीच की दूरी तय कर चुका था और कामयाब रहा उसे रिंग में घुसने से रोकने के लिए। बेशक हालांकि लक्ष्मण पहले हिचकिचा रहे थे शर्वानी की मदद करने के लिए रिंग में आते हुए, वह अभी भी आगे बढ़ रहा था। अंगूठी इसके पीछे कारण बस इतना था कि वह शर्वानी को अंगूठी पहनने की अनुमति नहीं दे सकता था। घायल होना कोई बात नहीं, भले ही उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे क्षतिग्रस्त, और शर्वानी इस बारे में चिढ़ जा रहा था। वह अनुमति नहीं दे सकता था, उसे घायल होने की उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वह उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन जैसे ही वह रिंग में उतरने वाला था, यह महसूस करते हुए कि शर्वानी आलोक द्वारा मारा जाने वाला था, उन्होंने महसूस किया कि किसी तरह कृष पहले ही रिंग में आ चुका था। उसे नहीं पता था कि उस आदमी ने ये कैसे किया, लेकिन फिर भी वह अंदर घुस गया और शर्वानी को बचाने में कामयाब रहा। हालांकि वह अभी भी इस बात से नाखुश था कि यह आदमी वह पहली बार शर्वानी का अनुसरण करना जारी रखने जा रहा था। उनका मानना था कि उस आदमी ने सही काम किया है, लेकिन बेशक उनका मानना था कि उसने वही किया जो उसे सौंपा गया था। उसी समय उसे एहसास हुआ कि हर्षित लगभग रिंग में भागना, वह ऐसा कैसे होने दे सकता था। इसलिए उसने तुरंत आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इसका क्या मतलब है लक्ष्मण? क्या तुम खेलने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ बेईमानी है। आप रिंग में लड़ाई चाहते हैं प्रगति बनाम। क्या आपका समूह केवल इतना ही कर सकता है? हर्षित ने पूछा। तिरछी निगाहों से लक्ष्मण की ओर देखा। वह समझ गया कि उसके लिए यह असंभव होगा, वह जल्दी ही लक्ष्मण से पार पा सकता है। बेशक वह समझ गया था कि लक्ष्मण शर्वानी के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का जुनून था, और इसलिए चाहे कुछ भी हो, वह निश्चित रूप से शर्वानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हंस, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी आंखों का सही इस्तेमाल कर सकते हो? या क्या आपकी आंखों में कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए आपको ऑप्टिशियन के पास जाने की जरूरत है? मैं देख सकता हूं, अभी रिंग में लड़ाई रुक चुकी है। अब बताओ, आप किस फायदे की बात कर रहे हैं? हम किस तरह का बेईमानी का खेल खेल रहे हैं? लक्ष्मण ने प्रश्न करते हुए नागभान से कोई। चाहे परिस्थिति कितनी भी शर्मनाक क्यों न हो, वह निश्चित रूप से शर्वानी को कुछ भी होने नहीं देंगे। और चूंकि कृष वर्तमान में रिंग में था, इसका तात्पर्य यह था कि यह असंभव होने जा रहा था। आलोक शर्वानी को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। हालांकि वह इस समय कृष की जगह लेना चाहता था, लेकिन वह वर्तमान में रोक दिया गया है। वह केवल उस आदमी को अभी के लिए सुर्खियों में आने दे सकता था, शर्वानी को बचाना। जहां तक कृष और शर्वानी की पिटाई का सवाल है, तो आलोक, यह विचार उसके मन में कभी नहीं आया। आखिर चाहे जो भी हो, कृष जितना कमजोर था, शर्वानी के परिवार के लिए कृष को नौकरी पर रखना निश्चित रूप से असंभव था। अगर उसके पास कुछ योग्यताएं नहीं हैं, तो कृष की योग्यताएं, उन योग्यताओं के साथ शर्वानी के पास जो शक्तियां थीं, वे निश्चित रूप से आलोक को हराने में सक्षम थी। कम से कम उनका तो यही मानना था। रिंग के अंदर आलोक ने कृष को देखा तो उसकी भौहें तन गईं। इससे पहले उसने पहले ही देख लिया था कि कृष रिंग के पास आ चुका है और उन दोनों के बीच चल रही लड़ाई को देख रहा था। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस आदमी पर ध्यान न देते हुए मैंने सोचा कि वह तो बस एक दर्शक के रूप में यहाँ आया है। आखिरकार पहले भी उनसे लड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कृष वास्तव में उसे लेने जा रहा है। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ताकतवर था और वह ऐसा करने में सक्षम था। आसानी से उसकी कलाई पकड़ ली, जिससे शर्वानी पर हमला होने से बच गया। ऐसा करने से
उसने अपना हाथ वापस लेने की कोशिश किए बिना कृष की ओर देखा। वह सोच रहा था कि कृष के इरादे क्या थे। क्या वह हमला करने जा रहा था? इस समय वह निश्चित रूप से इस आदमी से लड़ेगा। अब तक उसने, और अगर उसे उन दोनों से लड़ना था तो उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से उन दोनों को हराने में सक्षम होगा। दूसरी ओर कृष को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि आलोक हमला जारी रखने का इरादा नहीं होने के कारण उसने अपना हाथ छोड़ दिया। उन्होंने शर्वानी की ओर देखा और कहा, हमें अब पीछे हट जाना चाहिए, है न? शर्वानी को उम्मीद नहीं थी कि कृष ऐसा कहेगा। ऐसा कुछ वह आलोक पर हमला क्यों नहीं कर रहा था? इस स्थिति में चूंकि उसका अंगरक्षक था, उसे कार्रवाई करनी थी और आलोक से निपटना था, ये सोचकर कि वह आदमी उसे घायल करने वाला था। इसके अतिरिक्त उन्होंने उसे पहले ही उस समूह में जोड़ लिया था जो वे उसी के थे, और इसलिए वह उसकी प्रतिष्ठा के लिए लड़ने जा रहा था समूह। लेकिन कृष की आंखों को देखकर वह बता सकती थी कि उस लड़के के पास नहीं था, किसी भी प्रकार से लड़ाई करने का इरादा नहीं है। ये बात उसे क्रोधित कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वह उससे लड़ सके। आलोक के साथ वह घायल नहीं हुई थी और वे निष्पक्ष और खुले तौर पर लड़ रहे थे। यही कारण है कि कृष ने कुछ नहीं किया। आलोक किसी भी मामले में इस लड़ाई पर सहमति थी और यह स्पष्ट था कि शर्वानी हार गए थे। चूंकि ऐसा था, इसलिए उन्हें हार स्वीकार करनी पड़ी। चूंकि शर्वानी, यदि वह घायल नहीं होता तो कृष निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करता। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि आलोक एमी था, ये था बस इतना ही कि वे अलग अलग समूहों से संबंधित थे। चूंकि वे पहले ही जीत चुके थे तो क्या लड़ाई जारी रखने का कारण क्या था? उनके लिए पीछे हटना बेहतर था। आलोक भी आश्चर्यचकित था जब उसने सुना कि कृष ने क्या कहा। उसने पहले सोचा था कि कृष उसके साथ मिलकर हमला करने की फिराक में है, शर्वानी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह गलत था, और इसके साथ ही उसकी धारणा कृष में मामूली अंतर से वृद्धि हुई। आप क्या कह रहे हैं? क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? क्या तुमने नहीं देखा कि मैं घायल होने वाला था? चूंकि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मेरा ख्याल रखना, क्या तुम्हें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और उस व्यक्ति से निपटना नहीं चाहिए? वह मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था, शर्वानी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्योंकि वह कोशिश कर रही थी उसकी सांस को स्थिर करें। उसने कृष के अपने अंगरक्षक होने के बारे में कुछ नहीं कहा, ये देखते हुए कि इससे कुछ बड़ी कहानियां सामने आने वाली थीं। कृष की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी, और यही वह काम था जो उसने कि अभी नहीं चाहिए। आखिरकार अगर उन्होंने कृष के बारे में जांच की तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें उसके बारे में भी जांच करनी होगी। वह इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। अपने परिवार की लोकप्रियता के कारण उन्हें कई परिस्थितियों से निपटना पड़ा। पर अगर बहुत से लोगों को इस तथ्य के बारे में पता होता कि वह एक हिस्सा थी जीवनसन, वे निश्चित रूप से उसके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करेंगे। इस सवाल के जवाब में कृष ने बस अपने कंधे उचका दिए, बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। आखिर उसे क्या कहना था? यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी और शर्वानी ही थी जिसने लड़ाई की पहल की थी। अध्याय 33 चाल, वह मजबूत है। इस सवाल के जवाब में कृष ने बिना कुछ कहे कंधे उचका दिए। आखिर उसे क्या कहना था? यह एक निष्पक्ष लड़ाई थी और शर्वानी ने ही लड़ने की पहल की थी। शर्वानी को कृष के बारे में एक बात समझ में आ गई थी, ये लड़का बहुत ही बदतमीज था। उसके परिवार ने उसके लिए जो अंगरक्षक रखे थे उनसे बिल्कुल अलग। ये लड़का उसकी कोई भी बात नहीं सुनता था। उससे पहले जो भी आए थे उन्होंने हमेशा उसकी हर आज्ञा का पालन किया था। अगर वह उन्हें कुछ करने के लिए कहती तो वे तुरंत कार्रवाई करते और उसे पूरा करते। लेकिन कृष के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता था। हालांकि उसने साफ मना नहीं किया, लेकिन फिर भी वह काफी होशियार था, तर्क का इस्तेमाल कर रहा था, इस तरह कि वह किसी भी मामले में फंस न जाए। आखिर वह भी समझती थी कि उसका कर्तव्य एक अंगरक्षक का है और उसे उसकी रक्षा करनी है। चूंकि उसने कार्रवाई की थी और उसे आलोक द्वारा घायल होने से बचाया था, इसका मतलब था कि उसने पहले ही कार्य पूरा कर लिया था। और इसके बारे में सोचने पर ऐसा नहीं था कि ऐसी कोई भी दुश्मनी थी जिसके लिए आलोक को उसे मारना पड़े। इसलिए कृष को आलोक को खत्म करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वह हार नहीं मानना चाहती थी, लेकिन वह समझती थी कि इस समय उसे पीछे हटना ही होगा। ये स्पष्ट था कि वे हार चुके थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अभी वह केवल यही कर सकती थी कि वापस जाए और जितना संभव हो सके उतना प्रशिक्षण ले, ताकि वह अगली बार आलोक को हरा सके। या अगर ऐसा संभव नहीं था तो वह सिर्फ रणनीति बनाने की कोशिश कर सकती थी ताकि वह कृष को आलोक के खिलाफ लड़वा सके। उसे विश्वास था कि अपनी ताकत के साथ वह निश्चित रूप से आलोक का ख्याल रखने में सक्षम होने वाला था। आखिरकार वह उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसके लिए उसे हराना संभव था। लेकिन बेशक वह समझ गई थी कि कृष के खिलाफ कोई योजना बनाना उसके लिए मुश्किल होने वाला था।
ये लड़का काफी होशियार था और वह खुद योजना बनाने में उतनी अच्छी नहीं थी। जब वह साजिश के बारे में सोच रही थी तो उसे अचानक किसी व्यक्ति का ख्याल आया, लक्ष्मण। वह व्यक्ति, हालांकि वह आमतौर पर उसके पीछे पीछे चलता था और वह जो भी करने को कहती थी वह करता था, लेकिन वह समझ गई कि वह निश्चित रूप से एक साजिश करने वाला व्यक्ति था। अपनी बुद्धि से उसके लिए यह निश्चित रूप से असंभव नहीं था कि वह ऐसी व्यवस्था कर सके जिससे कृष और आलोक एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। इस विचार को मन में रखते हुए वह रिंग से बाहर कूदने से पहले खर्राटे लेती है। जब लक्ष्मण उसके पास आता है तो वह थकी हुई जिम से बाहर निकलने से पहले उसके कान में कुछ फुसफुसाती है। पहले लक्ष्मण को उम्मीद थी कि कृष शर्वानी की मदद करेगा ताकि वे आलोक से निपट सकें, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत था क्योंकि उस लड़के का लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। शर्वनी के साथ जाते समय लक्ष्मण अपनी पीठ की ओर देखते हुए अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सके, लेकिन शर्वनी ने जो कुछ कहा था उसके बारे में सोचकर वे थोड़ा सा शंकित हुए बिना नहीं रह सके। शर्वानी ने जो कुछ बताया था उससे ये स्पष्ट था कि यह लड़का काफी कुशल था, अन्यथा उसके लिए ये कहना असंभव था कि वह दोनों, कृष और आलोक, एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। ये सोचकर कि कृष आलोक के हमले को शर्वानी पर कैसे रोक पाया, उसे लगा कि वह खुद ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि वह ये बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वह अपने दिल में यह बात जानता था। अंत में लक्ष्मण ने एक निर्णय लिया, उसे कृष की युद्ध क्षमता का परीक्षण करना होगा। अब तक उसे नहीं पता था कि कृष कितना शक्तिशाली है, और ऐसा लग रहा था कि सुबह की घटना निश्चित रूप से वैसी नहीं थी जैसा उसने पहले सोचा था, क्योंकि शर्वानी अकेले 6 बदमाशों से निपटने में सक्षम थी। लक्ष्मण को उसके विचारों से हर्षित ने बाहर निकाला जो उसके पास आया था। ऐसा लग रहा था कि उसे इस समूह से निपटना होगा, साथ ही ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे वह ये सुनिश्चित कर सके कि आलोक और कृष एक दूसरे के खिलाफ लड़ें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी नेता शर्वानी पहले ही पीछे हट चुकी है। चूंकि ऐसा है तो क्या हमें इसे अपनी जीत मान लेना चाहिए? हर्षित ने अपने चेहरे पर अहंकारी भाव के साथ पूछा। ये स्पष्ट था कि वह इस बात से खुश था कि उन्होंने शर्वानी से निपट लिया था। ये सच हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में उसे घायल नहीं किया था और उस पर एक भी हमला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी शर्वानी की तरफ से किसी ने उन दोनों के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप किया था, और यह स्पष्ट था कि शर्वानी को नुकसान हो रहा था, और अगर वह आदमी हस्तक्षेप नहीं करता तो वह आलोक से हार जाती। हंस, तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम दोनों को पता नहीं है कि हमारे पक्ष के सबसे ताकतवर व्यक्ति ने कोई कार्रवाई नहीं की, अन्यथा तुम्हारे पास निश्चित रूप से कोई मौका नहीं होगा। लक्ष्मण ने नाक भान सिकोड़ते हुए जवाब दिया। आप किस सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की बात कर रहे हैं? क्या कुछ समय पहले ही आपने दावा किया था कि हमने आपको इसलिए हराया था क्योंकि शर्वानी यहाँ नहीं थी, और अब जब शर्वानी हार गई है तो आप दावा कर रहे हैं कि आप किसी और व्यक्ति को लाना चाहते हैं? हर्षित ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। तुम्हें क्या पता? क्या तुमने नहीं देखा कि कृष ने आलोक के खिलाफ लड़ाई नहीं की, जबकि उसने आसानी से उसका हमला रोक दिया था? उसने सिर्फ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि आलोक पहले ही शर्वानी से लड़ते लड़ते थक चुका था। अगर उसने उसे हरा दिया होता तो तुम निश्चित रूप से इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि तुम सोचते कि उसने सिर्फ आलोक की थकान का फायदा उठाया। लक्ष्मण ने होठों के कोने पर मुस्कान के साथ जवाब दिया। हर्षित खुद को भौचक्का किए बिना नहीं रह सका। बेशक वह समझ गया था कि कृष के पास निश्चित रूप से कुछ ऐसी क्षमताएं हैं जिससे वह आलोक को शर्वानी पर हमला करने से रोक सकता है। उसकी चाल बहुत ही फुर्तीली थी जिससे वह समय रहते रिंग में घुसकर हमले को रोक सकता था। हालांकि उसने सिर्फ एक ही बार कार्रवाई की। हर्षित का मानना था कि कृष भी मजबूत है, लेकिन बेशक वह ये नहीं मानता था कि कृष आलोक से ज्यादा मजबूत है। चाहे जो भी हो, वह हमेशा यह मानता था कि जिस व्यक्ति को उसने लाया है वह निश्चित रूप से कैंपस में सबसे मजबूत है। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और पूछा, तो आप क्या सुझाव दे रहे हैं? लक्ष्मण मुस्कुराया। वह समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के उसने कहा, आपको आलोक को कृष के खिलाफ लड़ने के लिए मनाना होगा, लेकिन निश्चित रूप से हम कृष को आलोक के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं कहेंगे। आपको आलोक से कृष को उसके खिलाफ लड़ने के लिए मनाने के लिए कहना होगा। ऐसा लगता है कि कृष आलोक के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि आलोक एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। हर्षित लक्ष्मण की बातों से नाराज हुए बिना नहीं रह सका, लेकिन इसके बारे में सोचने पर ये वास्तव में समझ में आया। आखिरकार पहले जब शर्वानी और लक्ष्मण कृष से लड़ने के लिए कहने की कोशिश कर रहे थे तो उस लड़के ने पूरी तरह से मना कर दिया था। वास्तव में उसने लक्ष्मण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसका अर्थ था कि उसे निश्चित रूप से लक्ष्मण की परवाह नहीं थी।
जहां तक शर्वानी की बात है, उसकी भी बात नहीं मानी गई। इसका मतलब यह था कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से समूह में कोई छोटा पद नहीं रखता था, अन्यथा उसके लिए इन दो लोगों की अवज्ञा करना और समूह में बने रहना असंभव था। जहां तक लक्ष्मण के इस दावे की बात है कि कृष्ण को लगता था कि आलोक एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है, उसे लगा कि यह वास्तव में सच हो सकता है। आखिरकार कृष्ण ने केवल आवश्यक कार्रवाई की थी और शर्वानी को बचाया था, लेकिन इसके अलावा उसने आलोक के खिलाफ लड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। हंस, क्या ऐसा है? देखते हैं। मैं व्यवस्था कर दूंगा और जब आलोक तुम्हारे उस आदमी को खत्म कर देगा तो तुम वहां रहना। जब वह समय आएगा तो तुम अपनी हार को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर लेना। ये शब्द कहने के बाद हर्षित मुड़ा और अपने समूह में वापस चला गया। दूसरी ओर लक्ष्मण उत्साहित था। वह समझ गया कि कृष्ण को कार्रवाई के लिए राजी करना उसके लिए मुश्किल होने वाला था, क्योंकि शर्वानी ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन अगर आलोक ही कृष्ण को उकसा रहा था तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। उसे यकीन नहीं था कि अगर आलोक लगातार उसे उकसाता रहेगा तो कृष्ण कोई कदम नहीं उठाएगा, और अगर यह योजना विफल हो गई तो उसके पास पहले से ही एक और योजना है जिसे वह तुरंत शुरू कर देगा। यह विचार मन में रखते हुए वह समूह के बाकी सदस्यों के साथ शर्वानी के पीछे पीछे चल पड़ा। उन्हें अभी भी एक और काम निपटाना था। दूसरी ओर हर्षित को लक्ष्मण के समूह के जाने की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह गुस्से से भरे चेहरे के साथ आलोक के पास गया और पूछा, इसका क्या मतलब है? तुमने उसे जाने दिया। वह आदमी तुम्हें नीची नजर से देखता है और तुम उस पर पलटवार भी नहीं कर सकते। अगर तुम शर्वानी के समूह को हराने में हमारी मदद नहीं कर सकते तो तुम्हारे होने का क्या फायदा है? आलोक ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस चुप रहा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन हर्षित को वास्तव में इस बात की परवाह नहीं थी कि वह क्या सोच रहा था। इसके बजाय वह केवल इस तथ्य के बारे में सोचता रहा कि वे इस स्थिति में जीत हासिल करने में विफल रहे। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुम्हें पता है कि उस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ क्यों नहीं लड़ा? इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वह तुम्हें एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखता। हर्षित ये शब्द कहते हुए लगभग चिल्ला रहा था। बेशक वह भी इस बात से नाराज था। आखिरकार दिन के अंत में आलोक समूह का हिस्सा था और उसका अपमान पूरे समूह का अपमान था। वह आदमी बहुत ताकतवर है, आलोक ने एक शब्द में जवाब दिया और फिर वहां से चला गया। हर्षित को यह बात नागवार गुजरी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। अर्नब 34 संबंध शर्वानी को इस बात पर गुस्सा तो जरूर आया कि क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह बस यही उम्मीद कर सकती थी कि कृष्ण आलोक से लड़ेगा। उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं था कि लक्ष्मण हर्षित को इस तरह समझा पाएगा कि आलोक मुसीबत मोल लेने के लिए कृष्ण की तलाश में आएगा। उस समय वे देख पाएंगे कि कौन किससे ज्यादा शक्तिशाली है। बेशक उसे विश्वास था कि कृष्ण आलोक से ज्यादा शक्तिशाली है, अन्यथा आलोक को हमला करने से रोक पाना उसके लिए असंभव होता। उस समय आलोक द्वारा किया गया हमला कृष्ण द्वारा आसानी से रोक दिया गया था, जिसका अर्थ था कि जब तक आलोक के पास उस समय प्रदर्शित की गई शक्ति से अधिक शक्ति नहीं होती, तब तक कृष्ण के लिए उससे निपटना निश्चित रूप से काफी आसान था। और हाँ, वह इस बात से खुश नहीं थी कि वह पहले ही अपने और आलोक के बीच की लड़ाई हार चुकी थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैंपस में आलोक जैसा कोई व्यक्ति होगा। ये सोचकर वह निराश होने से खुद को नहीं रोक पाए। इस बिंदु पर उसने फैसला किया कि जिस क्षण वह वापस जाएगी, वह निश्चित रूप से जल्द प्रशिक्षण शुरू करेगी। ये सच हो सकता है कि उसके पास वर्तमान में ब्लैक बेल्ट है, लेकिन यह निश्चित रूप से केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो उसके समान स्तर पर हैं। अगर वह किसी उच्च श्रेणी के ब्लैक बेल्ट धारक से मिलती तो उसके लिए उसे हराना निश्चित रूप से काफी आसान होता, और उसे विश्वास था कि आलोक भी ऐसा ही हो सकता है। वह निश्चित रूप से उच्च श्रेणी का था। कृष्ण शर्वानी के पीछे पीछे चला गया, उनके बीच एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए। उसने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा और अपने संकेतों पर नजर रखता रहा। उसे नहीं पता था कि इस बार शर्वानी कहाँ जा रही है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह फिर से परेशानी खड़ी नहीं करेगी। अन्यथा अगर वह परेशानी ढूंढने लगेगी तो यह निश्चित रूप से परेशानी वाली बात होगी जिससे उसे निपटना पड़ेगा। जीवनसंस हवेली इस समय किरण के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। बेशक उसे सुबह ही शर्वानी पर होने वाले हमले की सूचना मिल चुकी थी। वह समझ गया कि यह वर्मा द्वारा की गई चाल थी, लेकिन हालांकि वह जानता था कि चाल किसने चली है, उसके पास कोई सबूत नहीं था जिसका उपयोग वह उनसे निपटने के लिए कर सकता। उन्होंने पहले ही स्थिति की जांच कर ली थी और उन्हें पता चला कि गैंगस्टरों को शर्वानी पर हमला करने का आदेश देने वाला व्यक्ति वर्मा से संबंधित था।
बस इतना था कि उनके बीच का रिश्ता बेहद अस्पष्ट था और उनके लिए उनके बीच खुला रिश्ता ढूंढ पाना मुश्किल था। इस समय वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन कम से कम उन्हें लगा कि यह अच्छा है कि शर्वानी ठीक है। अन्यथा अगर वह घायल होती तो वे वर्मा को जाने नहीं देते। पहले, इस डर से कि वर्मा द्वारा शीर्ष अंगरक्षक कंपनियों पर आक्रमण किया जा सकता है, उन्होंने एक छोटे से संस्थान में अंगरक्षक की तलाश करने का फैसला किया। ये सिर्फ कुछ ऐसा था जो उन्होंने करने का फैसला किया था ताकि अंगरक्षक कुछ दिनों तक टिक सके और फिर उसकी जगह कोई दूसरा पेशेवर अंगरक्षक ले लिया जाए। लेकिन ये सच था कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उस संगठन में गया था। इस तथ्य के बावजूद कि वे उसकी वास्तविक क्षमताओं को नहीं समझ पाए थे, लेकिन सुबह की घटना उन्हें ये बताने में सक्षम थी कि वह काफी सक्षम था। शर्वानी की हालत के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार वह पूरी तरह सुरक्षित था, और इसी वजह से किरण ने पहले ही शर्वानी के लिए क्रिश को स्थायी अंगरक्षक के रूप में रखने पर विचार करना शुरू कर दिया था, भले ही वे वर्मा से निपट लें। पिताजी, हमें क्या करना चाहिए? हम वर्मा को इस तरह बेलगाम नहीं चलने दे सकते। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो वे निश्चित रूप से फिर से कोई कदम उठाएंगे। आखिरकार उन्हें लगता है कि हमारे पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। अंकित ने किरण की ओर देखते हुए पूछा। वह शर्वानी पर सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति था, और हाँ, जब उसे शर्वानी पर हमले की सूचना मिली तो वह सबसे ज्यादा नाराज भी था। तुम्हें शांत रहना होगा अंकित। ये सच है कि तुम जानते हो कि वर्मा ने ही हमला किया है, लेकिन क्या तुम्हारे पास इस बारे में कोई सबूत है? जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत न हो, तुम्हें कोई भी लापरवाही वाला कदम नहीं उठाना चाहिए। अन्यथा तुम वर्मा को हम पर हमला करने का मौका जरूर दोगे। किरण ने जवाब देते हुए अपना सिर हिलाया। अंकित भी इस बात को समझता था, बस इतना था कि वह इस समय इस तरह गुस्से में था कि वह इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहता था। अगर उसके पिता ने उसे अभिनय करने से नहीं रोका होता तो वह पहले ही कोई कदम उठा चुका होता। अंकित ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे समझ आ गया कि यह स्थिति इतनी आसान नहीं थी। कोई भी कदम उठाने से पहले उन्हें निश्चित रूप से तैयारी करनी होगी। तो क्रिश के बारे में क्या वह अब शर्वानी की रक्षा करने में सक्षम है? आखिरकार वर्मा के इस तरह होने से यह स्पष्ट है कि वे निश्चित रूप से फिर से हमला करने जा रहे हैं। क्या हमें एक और अंगरक्षक जोड़ने पर विचार करना चाहिए? अंकित ने एक पल चुप रहने के बाद पूछा। आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन क्या आपको यकीन है कि ऐसे कई लोग हैं जो क्रिश की तरह योग्य हैं? उस स्थिति में शर्वानी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में सक्षम होने के लिए ये स्पष्ट है कि वह कुशल है, लेकिन उनके जैसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि साफ सुथरी हो और जिसमें उनकी जैसी क्षमताएं हो, मिलना काफी मुश्किल है। यही वजह है कि हमने छोटे संगठनों से बॉडीगार्ड की तलाश करने का फैसला किया, क्योंकि हमें लगा कि वर्मा यह नहीं सोच पाएंगे कि हम वहां से बॉडीगार्ड की तलाश करेंगे। ये वास्तव में अच्छी बात है कि हम क्रिश को खोजने में सफल रहे। ये शुद्ध भाग्य है, अन्यथा हमें इस बार निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता, ये देखते हुए कि आज शर्वानी बहुत घायल हो गई होती। किरण ने जवाब दिया। अंकित ने इस बारे में सोचा और सोचा कि यह बात सही है। आखिरकार क्रिश जैसा व्यक्ति ढूंढ पाना निश्चित रूप से मुश्किल था जो ऐसी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जिसमें वह था। पेशेवर अंगरक्षकों में से जो बेहद अनुभवी थे, उनके लिए उस स्थिति को संभालना काफी मुश्किल था, ये देखते हुए कि दुश्मन दूर से हमला कर रहे थे। हम बस इतना ही कर सकते हैं कि क्रिश शर्वानी की रक्षा करना जारी रखे, साथ ही उम्मीद करें कि वर्मा जल्द ही कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा। अन्यथा चीजें निश्चित रूप से थोड़ी और जटिल हो जाएंगी, लीला ने कहा। वह इस समय तक चुप रही थी, लेकिन किरण समझ गया था कि वह निश्चित रूप से उन लोगों में से है जो इस मुद्दे पर भड़के हुए हैं। उसे विश्वास था कि अगर मौका मिला तो लीला वर्मा को जाने नहीं देगी। यही बात उस पर भी लागू हो सकती है। इस समय हवेली के लिविंग रूम में शांति छाई हुई थी। लगभग 1 मिनट बाद स्टीव अंदर आया। उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। थोड़ा झुककर उसने कहा, मास्टर, मैंने इस मामले की जांच की है। जैसा कि आपने उम्मीद की थी, वर्मा इस मामले से जुड़े हुए हैं। बस उन्होंने किसी ऐसे कनेक्शन का इस्तेमाल किया है जो उनसे बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए अगर हम इस मामले को पुलिस के पास ले जाते हैं तो उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा हमला करने वाले बदमाशों को पहले ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया है। मैंने उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चला कि वे पुलिस स्टेशन से निकलने के थोड़ी देर बाद ही गायब हो गए। जहां तक पुलिस स्टेशन से उनके बाहर निकलने का सवाल है, तो ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि किसी ने आकर उन्हें जमानत पर छुड़ाया था।
ये देखते हुए कि उन बदमाशों ने जीवनसेंस के एक सदस्य पर हमला किया था, उन्हें पुलिस सेल से बाहर निकालना असंभव होता, लेकिन वर्मा के शामिल होने से यह निश्चित रूप से संभव है। किरण ये सुनकर चुप हो गई। दूसरी ओर अंकित पहले से ही गुस्से में था। बेशक वह इस बात से खुश नहीं था कि अपराधी, जो सीधे तौर पर शर्वानी पर हमला करने में शामिल थे, वास्तव में भागने में सफल रहे। लेकिन फिर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। वर्मा की तुलना में उन्होंने थोड़ी देर से प्रतिक्रिया की थी। यह एक ऐसा नुकसान था जिसे उन्हें फिलहाल भुगतना होगा। अभी इस मुद्दे को भूल जाए। बस वर्मा द्वारा की जा रही सभी गतिविधियों की जांच करने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा गहराई से देखने की कोशिश कीजिए और पता लगाए कि जिस व्यक्ति ने गैंगस्टरों से शर्वानी पर हमला करवाया, उसका वर्मा परिवार से क्या संबंध है। हमें ये जानना होगा कि शर्वानी पर हमला करने का जिम्मेदार कौन है, तभी हम ये जान पाएंगे कि उससे कैसे निपटना है। किरण ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। हाँ मास्टर, स्टीव ने जवाब दिया। झुककर प्रणाम करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। लिविंग रूम में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई अपने अपने नजरिए से इस मुद्दे पर सोच रहा था। फिर भी उनमें से हर कोई समाधान के बारे में सोच रहा था। अर्नब 35, मुझे सिखाओ। दूसरी ओर रब का मूड और भी खराब था। पहले उसने सोचा था कि वर्मा के पास ज्यादातर बॉडीगार्ड कंपनियों से निपटने का हुनर है, इसलिए जीवनसेंस के लिए शर्वानी के लिए बॉडीगार्ड रख पाना नामुमकिन होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किसी तरह वे वास्तव में किसी को पाने में कामयाब हो गए थे। इसके अलावा जो व्यक्ति उन्हें मिला था वह बेहद कुशल था। सबसे बुरी बात यह थी कि वर्मा को इस नए अंगरक्षक के बारे में जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कहीं से भी प्रकट हो गया हो और उसके पास सभी कौशल मौजूद थे। ये जीवनसन द्वारा रखे गए इस अंगरक्षक की वजह से ही था कि उसकी पहले की योजना बेकार हो गई थी। पहली असफलता के कारण उनके भाई पृथ्वी को उन्हें डांटने का मौका मिल गया था। आखिरकार कार्य को पूरा करने में विफल रहने से यह स्पष्ट था कि जीवनसन वर्मा के किसी भी तरह के हमले के प्रति अधिक सतर्क रहेंगे। लेकिन हालांकि वे पहली बार असफल हो गए थे, रब को विश्वास नहीं था कि वे दूसरी बार असफल होने जा रहे हैं। पहले उनके पास इस नए अंगरक्षक के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब उन्होंने पहले ही इस आदमी के बारे में शोध कर लिया था। पता चला कि वह एक सामान्य व्यक्ति था और किसी तरह वह एक बॉडीगार्ड संगठन में शामिल होना चाहता था। इसलिए वह एश्योर्ड बॉडीगार्ड एसोसिएशन में शामिल हो गया, जहां उसे शर्वानी की सुरक्षा का मिशन दिया गया। उन्होंने जो जांच की थी उसके अनुसार उन्हें पता था कि कृष अनाथ है, लेकिन फिर भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जिसमें कृष के प्रशिक्षित होने की बात कही गई हो। जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा था कि वह इतने समय तक जीवित रहा था, तो फिर यह कैसे संभव था कि उसके पास 6 गैंगस्टरों द्वारा एक ही समय में किए गए हमलों का विरोध करने की क्षमता थी। हालांकि उन्हें यह बात संदिग्ध लगी, या शायद उन बदमाशों ने खुद को बचाने के लिए झूठी जानकारी दी होगी, लेकिन फिर भी उन्हें मामले को गंभीरता से लेना पड़ा। वह किसी और असफलता की अनुमति नहीं दे सकता था, अन्यथा पृथ्वी निश्चित रूप से इसका फायदा उठाकर उसे दबा देगा। लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे वह सच होने देगा। उसने अपना फोन निकाला, एक निश्चित नंबर डायल किया और फिर कॉल किया। कुछ ही घंटियां बजने के बाद दूसरी तरफ से कॉल उठा ली गई। मैं चाहता हूं कि तुम कृष को खत्म कर दो, बस कृष पर ध्यान दो। उसे खत्म करने के बाद सुनिश्चित करो कि तुम्हारे बारे में सारे निशान मिट जाएं। रब ने कहा। इसके तुरंत बाद उसने फोन काट दिया। ठीक है, देखते हैं अब तुम इस मामले को कैसे संभालोगे। रब ने चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा। दूसरी ओर कृष को नहीं पता था कि वर्मा और जीवनसेंस में क्या हो रहा था, लेकिन फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि अगर उसे पता भी चल जाता तो वह कुछ भी बदलने वाला नहीं था। पूरे दिन वह शर्वानी का पीछा करता रहा। वह महिला बिना किसी मंजिल के कैंपस में घूमती रही। ऐसा लग रहा था जैसे वह बस मौज मस्ती के लिए घूम रही हो। एक पल के लिए कृष ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या वह इतने समय तक चलने के बाद भी थक नहीं सकती। वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से उसने नहीं पूछा। और 3 घंटे से ज्यादा समय तक चलने के बाद शर्वानी आखिरकार कैंपस में गई और खाना जारी रखा। दोपहर के खाने का समय पहले से ही थोड़ा ज्यादा हो चुका था और बहुत से लोग पहले ही कैंट से जा चुके थे। कैंटे में पहुंचने के बाद शर्वानी ने आगे बढ़कर एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। दूसरी ओर कृष को बहुत भूख लगी थी, इसलिए स्टीव द्वारा दिए गए पहचान पत्र का उपयोग करके उसने चावल और बीफ स्टू से बना एक साधारण भोजन ऑर्डर किया। ये समझते हुए कि शर्वानी किसी भी समय वहां से जा सकती है, कृष ने जल्दी से जल्दी अपना खाना खा लिया। वह नहीं चाहता था कि शर्वानी उसके खाने से पहले वहां से चली जाए, नहीं तो उसे अपना खाना वहीं छोड़ना पड़ेगा।
यह अच्छी बात थी कि जब तक उसने खाना खत्म नहीं किया, शर्वानी कैंटे में ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, किसी बात पर सोच रही थी। कृष को यकीन नहीं था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन खाना खत्म करने के बाद भी वह वहीं बैठा रहा, शर्वानी का इंतजार करता रहा। करीब कुछ मिनट बाद शर्वानी आखिरकार हिली। उसने कृष की दिशा में देखा, फिर वह खड़ी हुई और कैंट से बाहर निकल गई। कृष भी खड़ा हो गया और कैंट से बाहर निकलते समय उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही वे कैंट से बाहर निकले, शर्वानी रुक गई और कृष की ओर मुड़ी। फिर उसने पूछा, तुम मेरा पीछा करने में इतने जिद्दी क्यों हो? हम कैंपस में हैं और इस समय किसी के लिए भी मेरे साथ कुछ भी करना असंभव है। तो तुम कैंपस से बाहर निकलने के बाद मेरा पीछा क्यों नहीं करते? इस पूरे समय इधर उधर बेतरतीब घूमते हुए वह ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि कृष उसका पीछा करना छोड़ दे, लेकिन वह आदमी शौचालय के अलावा हर जगह उसका पीछा करता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका पीछा करते करते कभी थकेगा ही नहीं। यही बात उसे परेशान कर रही थी। हालांकि वह अपनी दूरी बनाए रखता था और किसी व्यक्ति के लिए यह महसूस कर पाना काफी मुश्किल था कि वह उसका पीछा कर रहा है। अगर वे उन्हें कुछ बार देखते और महसूस करते कि हर बार जब शर्वानी दिखाई देती है तो कृष भी वहां होता है, तो उन्हें निश्चित रूप से एहसास हो जाता कि वह हमेशा उसका पीछा कर रहा था। मुझे खेद है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। कैंपस में दुश्मनों का रहना असंभव नहीं है, इसलिए आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे जहां भी आप हो वहां मौजूद रहना होगा। अन्यथा अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं एक अंगरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाने में विफल हो जाऊंगा। कृष ने जवाब देते हुए अपने कंधे उचका दिए। शर्वानी जाहिर तौर पर नाखुश थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसे पहले ही उसके माता पिता ने बता दिया था कि कृष उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर समय उसके साथ रहेगा। गली में हुआ हमला उसे यह बताने में सक्षम था कि वर्तमान में सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये स्पष्ट था कि वर्मा कुछ हद तक अधीर हो रहे थे और इसलिए वे निश्चित रूप से जल्द ही और हमले करेंगे। यही कारण था कि कृष उसका था, लेकिन निश्चित रूप से ये कुछ ऐसा था जिसने उसे अतीत में मिली स्वतंत्रता से वंचित कर दिया था। वह कैसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो सकती थी, जबकि कोई उसे हर समय देखता रहता था। इस समय उसे उम्मीद थी कि कृष आलोक से हार जाएगा, लेकिन साथ ही उसे उम्मीद थी कि आलोक कृष से हार जाएगा। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना था कि वह चाहती थी कि कृष चले जाए, लेकिन साथ ही वह कैंपस में एक नेता के रूप में अपनी पिछली स्थिति को फिर से हासिल करना चाहती थी। ये सच हो सकता है कि वह अभी भी ताइक्वांडो क्लब के अध्यक्ष के पद पर थी, लेकिन जो हार उन्होंने झेली थी उसके बाद निश्चित रूप से उनमें अब उस पद पर बने रहने का गौरव नहीं रहा। शर्वानी ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा, फिर आखिरकार उसे एक विचार सूझा। चमकती आंखों से उसने कृष की ओर देखा और पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे प्रशिक्षित करो तो क्या तुम ऐसा करोगे? मैं आलोक से निपटना चाहती हूँ। ऐसा कुछ तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, है न? ये सिर्फ एक अचानक आया विचार था जो उसकी पहले की योजना से बिल्कुल अलग था। अभी अगर उसके पास आलोक को अकेले संभालने का कोई मौका होता तो वह जरूर लेती। दूसरी ओर कृष को आश्चर्य हुआ, उसे उम्मीद नहीं थी कि शर्वानी ऐसा कुछ मांगने जा रही है। वह उसे जितना जानता था उसके अनुसार वह एक घमंडी व्यक्ति थी और कभी कभी बहुत घमंडी भी हो जाती थी। इसलिए ये पूरी तरह से अप्रत्याशित था कि वह उसे प्रशिक्षित करने के लिए कह सके, इस तथ्य के बावजूद कि वह वर्तमान में एक अधीनस्थ था। लेकिन फिर भी वह काफी जल्दी अपना संयम वापस पाने में सक्षम था। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, शर्वानी पहले बोल पड़ी। आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका सिखाएं जिसका इस्तेमाल करके मैं आलोक से निपट सकूं। कृष ने इस बारे में सोचा और सोचा कि यह निश्चित रूप से एक बुरा विचार नहीं था। बेशक वह आलोक से लड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता था। यह अच्छा होगा यदि शर्वानी ही इस मुद्दे को खुद ही संभाले। साथ ही वह जितनी मजबूत होगी उसकी रक्षा करना उतना ही आसान होगा। और इसलिए उसने उसे प्रशिक्षित करना स्वीकार कर लिया। लेकिन निश्चित रूप से ये केवल आंशिक होने वाला था और जिस क्षण वह आलोक से निपटेगा वह उसका अंत होने वाला था। कृष के स्थिर होने के बाद शर्वानी थोड़ी उत्साहित थी। उसने एक बार फिर जिम की ओर जाने में संकोच नहीं किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां कोई व्यक्ति होगा या नहीं, लेकिन फिर भी उसे अभी प्रशिक्षण लेना था। कृष को उम्मीद नहीं थी कि शर्वनीत इतनी अधीर होगी, लेकिन फिर भी वह बस उसके साथ चलता रहा और जिम की ओर उसके पीछे पीछे चला गया। और सच कहूं तो अगर उसके पास किसी और व्यक्ति की सुरक्षा के लिए अंगरक्षक बनने का कोई और विकल्प होता तो वह निश्चित रूप से इसे लेता। लेकिन अभी यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध था और वेतन भी काफी अच्छा था।
अध्याय 36। मंच को उत्तेजित करना। जैसे ही वे उसी जिम में वापस आए जहां वे पहले थे, उन्होंने पाया कि अंदर बहुत कम लोग थे। बेशक ये हर्षित और उसका समूह नहीं था, न ही लक्ष्मण और उसका समूह था। जिम परिसर के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध था, इसलिए अंदर लोगों को ढूंढना असंभव नहीं था। उस समय इतनी कम आबादी का कारण केवल ये था कि दोपहर का समय था और सूरज तप रहा था, इसलिए इस समय जिम में बहुत कम लोग आते थे। उनमें से ज्यादातर हमेशा सुबह सुबह या शाम को यहाँ आते थे। जिम में ट्रेनिंग करने के लिए यह उनके लिए सबसे अच्छा समय था। उन दोनों ने बाकी लोगों की मौजूदगी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने शर्वानी को नजरअंदाज किया। ये खास तौर पर उस पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि कोई अनजान व्यक्ति शर्वानी के पीछे पीछे चल रहा है। इस कैंपस में हर कोई शर्वानी को जानता था। वह बेहद लोकप्रिय थी, न केवल अपनी स्पोर्ट्स कार के कारण बल्कि अपनी जिद्दीपन के कारण भी। वह एक ऐसी लड़की थी जिससे कैंपस के कई लड़के डरते थे, हालांकि वे उसकी प्रशंसा करते थे। दिन के अंत में, हालांकि वह थोड़ी डरावनी थी, फिर भी वह एक सुंदर लड़की थी और इसलिए वहां बहुत से लड़के थे जो उसे पसंद करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके पास जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। सबसे पहले उसका व्यक्तित्व इस तरह से बहुत विस्फोटक था कि अगर वे उसके पास जाते तो उन्हें निश्चित रूप से नुकसान होता। एक लड़का था जो इस बारे में नहीं जानता था और उसने उस पर दौरे डालने का फैसला किया, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए उसे बहकाने की कोशिश की। लेकिन उस लड़के ने अभी अभी बात करना शुरू किया था कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है, तभी अचानक उसके चेहरे पर मुक्का मारा गया। बेचारे लड़के की नाक टूट गई और खून बहने लगा। शर्वानी द्वारा पीटे जाने के तुरंत बाद उसे डांटा गया। शर्वानी ने कहा कि उसे कमजोर लड़कों से कोई मतलब नहीं है। अगर वह उसके साथ रहना चाहता है तो उसे मजबूत होना पड़ेगा। लड़का प्रशिक्षण के इरादे से इलाके से चला गया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वह लड़का कैंपस से बाहर चला गया। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन जो कुछ लोग इसके पीछे के कारण के बारे में जानते थे, वे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सकते थे। वे समझ गए कि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर पर्दे के पीछे से हमला किया है। बेशक ये लक्ष्मण के अलावा कोई और था। वह किसी और व्यक्ति को उस महिला को बहकाने की अनुमति कैसे दे सकता था जिसके प्रति वह आसक्त था। शर्वणी के पास जो शक्ति थी और जो धन था, उसके कारण लक्ष्मण ने भी शर्वणी को रोका था। इसलिए अगर वे सोचते थे कि शर्वणी सुंदर है तो उनमें से किसी एक को ये बात खुलकर कहने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा वे निश्चित रूप से कष्ट में पड़ जाएंगे। और ये पहली बार था कि वे किसी अपरिचित व्यक्ति को शर्वानी के पीछे चलते हुए देख रहे थे। उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी और यह स्पष्ट था कि यह व्यक्ति शर्वानी का पीछा कर रहा था। इस समय वे उस पर दया किए बिना नहीं रह सके। आखिर जैसे ही लक्ष्मण को इस मामले की जानकारी मिली तो वे निश्चित रूप से इस आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने वाले थे। कृष को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे किस तरह की निगाहें मिल रही थीं। इसके बजाय जब वे दोनों रिंग के अंदर पहुंच गए तो उसने शर्वानी को निर्देश देना शुरू कर दिया। उसने शर्वानी और आलोक के बीच की लड़ाई देखी थी, इसलिए वह आलोक को अच्छी तरह से समझ गया था। हालांकि उसे ये भी पता था कि आलोक ने कुछ नहीं कहा था। तुम दोनों के बीच हुई लड़ाई में वह आदमी काफी अंतर से पीछे हट रहा था। मुझे यकीन नहीं है कि वह कितना पीछे हट रहा था, लेकिन फिर भी वह अभी भी पीछे हट रहा था। कृष ने शुरू किया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, शर्वानी के चेहरे पर भाव बदल गए। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ अपमान के भाव भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने हिम्मत कैसे की और मुझसे लड़ने की? ये तो बेतुकी बात है, शर्वानी ने चेहरे पर नसें चढ़ाते हुए कहा। दूसरी ओर कृष शर्वानी की बातें सुनकर खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाया। अगर वह आदमी पीछे हट रहा था और वह तुम्हें हराने में सक्षम था, तो क्या होगा अगर वह पूरी ताकत से आगे बढ़ जाए? ये स्पष्ट था कि आप कुछ ही चालों में पराजित हो जाते और अपने अभिमान के कारण आप निश्चित रूप से अपमानित महसूस करते। जितना आप अभी महसूस कर रहे हैं उससे कहीं अधिक, है न? फिर भी कृष ने यह बात जोर से नहीं कही। इसके बजाय उसने चुपचाप शर्वानी के शांत होने का इंतजार किया और आखिरकार उसने अपनी बात जारी रखी। आलोक को देखकर उसे उसकी लड़ाई की तकनीक समझ में आ गई। चूंकि वह खुद भी मध्यम दर्जे की लड़ाई के हुनर रखता था, इसलिए उसके लिए आलोक की लड़ाई की शैली को समझना काफी आसान था और इसलिए वह आसानी से उन कमजोरियों को पहचानने में सक्षम था जिनका फायदा उठाकर आलोक को आसानी से हराया जा सकता था। उदाहरण के लिए, आलोक हमला करते समय बहुत धीमा था, लेकिन फिर भी वह हर हमले के साथ विस्फोटक शक्ति का उपयोग कर रहा था और इसलिए उसके लिए अपनी मुट्ठी को इतनी जल्दी वापस खींच पाना निश्चित रूप से असंभव था।
लेकिन निश्चित रूप से अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए वह आमतौर पर हमला करते समय अपनी दोनों मुट्ठियों का इस्तेमाल करता था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि वह विरोधी को हमला करने का कोई मौका न दे। इस स्थिति को संभालने के लिए शर्वानी को ये सुनिश्चित करना होगा कि वह हमलों से बच जाए। लेकिन जाहिर है, सिर्फ गति का इस्तेमाल करके आलोक से निपटना संभव नहीं था। इसके बजाय उसे उसकी हरकतों को पढ़ना होगा। उदाहरण के लिए, हर मुक्का मारने से पहले आलोक के कंधे को एक तरफ मोड़ना होगा। इससे ये संकेत मिल सकता था कि वह उस हाथ से हमला करने वाला था। इसलिए शर्वानी को बस इतना करना था कि वह उस हाथ की ओर बढ़े जिसका इस्तेमाल आलोक हमला करने के लिए करेगा, और उसे चकमा देने के तुरंत बाद उसे उस दिशा से उसके शरीर पर हमला करना था। आलोक के लिए उस स्थिति में प्रतिक्रिया करना या हमला करने के लिए अपने दूसरे हाथ का उपयोग करना मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसे हमला करने में सक्षम होने के लिए अपने शरीर को मोड़ना होगा। लेकिन निश्चित रूप से चूंकि उसकी गति शर्वानी की तुलना में कम थी, इसलिए शर्वानी को निश्चित रूप से इसका लाभ उठाना चाहिए। कृष्ण ने आगे बढ़कर कुछ और कमजोरियां बताईं जिनका फायदा शर्वानी को उठाना था। लेकिन जाहिर है, शर्वानी के लिए आलोक के खिलाफ ऐसे ही लड़ पाना असंभव था। इसलिए उसे एक व्यवहारिक सबक सीखना था। कहानी में कृष्ण ने आलोक की लड़ाई शैली की नकल करने का फैसला किया ताकि वह आलोक के साथ लड़ाई में शामिल होने से पहले शर्वानी को रणनीति आजमाने का मौका दे सके। दोनों के बीच बातचीत और एक दूसरे से हाथापाई का दृश्य जिम में मौजूद लोगों के समूह की नजरों में आ गया। वे इस लड़के से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। वह शर्वानी से आसानी से संवाद कर पा रहा था और उससे भी बढ़कर वह उससे लड़ भी रहा था। वे सुन नहीं पाए कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वे धीमी आवाज में बात कर रहे थे। इसके अलावा समूह ने उन दोनों के बीच बातचीत सुनने के लिए रिंग के पास जाने की कोशिश नहीं की। उनमें से हर कोई शर्वानी और लक्ष्मण से बेहद डरता था, लेकिन हर बार उन्हें लगा कि कृष्ण ने कुछ तो किया ही होगा। फिर भी जिस तरह से वे दोनों लड़ रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि यह रोमांटिक है ना? जिस तरह से वे इसे देख सकते थे उससे ये स्पष्ट था कि कृष्ण शर्वनी को प्रशिक्षण दे रहा था। यह एक अच्छी बात थी, लेकिन शर्वनी ने क्या कहा? वह केवल उसी व्यक्ति के साथ मिल सकती थी जो उससे अधिक शक्तिशाली हो। क्या इसका मतलब यह था कि वह इस आदमी के साथ मिलना चाहती थी? आखिरकार वह उससे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसे सुझाव दे सकता था, है ना? लेकिन फिर क्या लक्ष्मण इसे स्वीकार करेंगे? आज तक शर्वानी और लक्ष्मण को हमेशा एक जोड़ा माना जाता था, भले ही उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा था। तुरंत ही उनमें से एक ने हिम्मत जुटाई और रिंग में उन दोनों की तस्वीर खींच ली। फिर वह यूनिवर्सिटी फोरम में गया और यहाँ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में पोस्ट किया। शीर्षक बहुत आकर्षक था, शर्वानी एक लड़के के साथ है, उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? पोस्ट करते समय उस लड़के ने उन दोनों के बीच संबंधों के बारे में कोई धारणा बनाने की कोशिश नहीं की। अन्यथा अगर वह इसके बारे में गलत होता तो उसे नुकसान उठाना पड़ता। बेशक जिस चीज ने विश्वविद्यालय के फोरम पर सर्फ करने वाले अधिकांश लोगों का ध्यान आकर्षित किया वह था शर्वानी नाम। शर्वानी कैंपस में बेहद लोकप्रिय थी और इसलिए उससे संबंधित कोई भी विषय निश्चित रूप से बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करेगा। तुरंत कई लोगों ने पोस्ट देखी और वे दोनों लोगों के बीच संबंधों के बारे में उत्सुक हो गए। वे देख सकते थे कि वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन उनके चेहरों के भावों से ऐसा नहीं लग रहा था कि वे एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। उस समय हर तरफ से टिप्पणियां उड़ रही थीं, कई लोग उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में अनुमान लगा रहे थे। वहीं कुछ लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि लक्ष्मण इस समय कहाँ हैं। बेशक लोगों का एक बड़ा समूह तुरंत जिम की ओर चल पड़ा ताकि वे अपनी आंखों से देख सकें कि मंच पर उन्हें जो जानकारी मिली थी वह सच थी या नहीं। अगर ऐसा था तो वे निश्चित रूप से एक अच्छा शो देखने के लिए इंतजार करेंगे। अध्याय 37। लक्ष्मण की गतिविधियां। कृष्ण को पहले ही पता चल गया था कि किसी ने उनकी तस्वीर खींच ली है, लेकिन फिर भी उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। ये सिर्फ एक तस्वीर थी और ऐसा नहीं था कि उसे समझ नहीं था कि कैंपस कैसे काम करता है। ये सच हो सकता है कि यह पहली बार था जब वह कैंपस में था, लेकिन उसने पहले ही कैंपस जीवन के बारे में कई अफवाहें सुन ली थीं। इसलिए वह समझ गया कि यह लड़का इस बारे में काफी उत्सुक था कि वह शर्वानी के साथ क्या कर रहा था। अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से वह समूह के भीतर की बड़बड़ाहट को सुन सकता था और वह स्कूल में शर्वानी की प्रतिष्ठा को समझता था। इसलिए निश्चित रूप से वह समझ गया कि यह निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा था। लक्ष्मण के मामले में कृष्ण को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। अगर वह व्यक्ति उसे परेशान करने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से इसकी कीमत चुकाता। आखिरकार कृष्ण को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे लगातार उकसाता रहे।
साथ ही उसे आखिरकार यह भी समझ में आ गया कि वह लड़का उसे क्यों पसंद नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे की वजह सिर्फ ये थी कि वह लड़का शर्वानी के पीछे पागल था। लेकिन चूंकि वह शर्वानी को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसके लिए शर्वानी के साथ रहना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उस आदमी ने कभी भी शर्वानी के साथ रहने का इरादा नहीं छोड़ा। ये सच हो सकता है कि उसने उन दोनों के साथ रहने के बारे में कुछ नहीं कहा, फिर भी वह हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि शर्वानी के बारे में कोई भी विचार रखने वाले व्यक्ति से पूरी तरह निपटा जाए। ईव को ये सब पता चलने के बाद क्रिश को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। वैसे भी ऐसा नहीं था कि वह शर्वानी के साथ रोमांटिक रूप से दिलचस्पी रखता था। सच कहें तो उसे उसका व्यक्तित्व पसंद नहीं था। वह काफी जिद्दी थी, जो कि एक लड़की से उसकी चाहत से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा वह पिछले कुछ सालों से जिस तरह की जिंदगी जी रहा था, उसे देखते हुए वह किसी रिश्ते में होने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। उसके लिए जब तक वह दिया गया काम पूरा कर लेगा, वह निश्चित रूप से चला जाएगा। अगर आज कोई अवसर आया तो वह निश्चित रूप से उसका लाभ उठाएगा। लेकिन आज उसके लिए जाना निश्चित रूप से असंभव था, जब तक कि वह एक सप्ताह के लिए शर्वानी का अंगरक्षक बनने का मिशन पूरा न कर ले। दोनों ने प्रशिक्षण जारी रखा। क्रिश ने आलोक की नकल करते हुए शर्वानी से लड़ाई की। क्रिश भी शर्वानी की सीखने की क्षमता से हैरान था। उसे बस ये बताने के बाद कि उसे किस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसने वास्तव में इसे समझ लिया था और इसे बेहतर बनाने के लिए काम कर रही थी। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह अपने तरीके अपना रही थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह जिस तरह से काम कर रही है, उससे वह अधिक सहज महसूस करे। ये कुछ ऐसा था जो क्रिश को पसंद आया। साथ ही वह समझ गया कि निश्चित रूप से यही कारण था कि वह ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल करने में सक्षम थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, क्रिश ने देखा कि जिम में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिम में लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जिम में मौजूद उपकरण भी इतने कम थे कि जिम में आने वाले सभी लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। बेशक क्रिश समझ गया कि ये लोग यहाँ अभ्यास करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि वे यहाँ सिर्फ शो देखने आए थे। आखिरकार जो पोशाक उन्होंने अभी पहनी हुई थी, वह निश्चित रूप से जिम में पहनी जाने वाली पोशाक से बिल्कुल अलग थी। भीड़ की चहचहाट से क्रिश को समझ में आया कि वे फोरम पर डाली गई पोस्ट से आकर्षित हुए हैं। क्रिश ने तुरंत उस व्यक्ति को बताया जिसने रिंग में उनकी तस्वीर खींची थी। वैसे क्रिश को भीड़ की परवाह नहीं थी। इसके बजाय वह सिर्फ शर्वानी के साथ बहस करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। शर्वानी ने भी यहाँ जमा हुई भीड़ को देखा था, लेकिन उसने उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में वह क्रिश द्वारा सिखाई गई बातों में अधिक से अधिक ढलती जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि भले ही उसने क्रिश द्वारा बताई गई सभी कमजोरियों का उपयोग किया था, लेकिन वह क्रिश से निपटने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी। ये सच हो सकता है कि क्रिश आलोक की नकल कर रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह आलोक की पिटाई की नकल करेगा, है ना? तो जाहिर है वह निश्चित रूप से शर्वानी को उसे पीटने की अनुमति नहीं देगा। इसलिए शर्वानी को इसके बारे में जाने बिना क्रिश ने अपने लड़ने के तरीके को थोड़ा बदल दिया था, जिससे शर्वानी के लिए उसे निपटना थोड़ा मुश्किल हो गया था। शर्वानी को पहले से ही पसीना आ रहा था, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं रुकी। इसके बजाय उसने क्रिश को नीचे गिराने के इरादे से हमला जारी रखा। वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी। उसे लगा कि उसका शरीर बहुत थक गया है, लेकिन वह लगातार हमला करती रही। उसे लगा कि उसे इस सब के अंत में क्रिश से निपटना है। इस समय वह पहले से ही इस तथ्य के बारे में भूल चुकी थी कि वह क्रिश के साथ इसलिए लड़ रही थी ताकि वह आलोक से निपट सके। यही वह चीज थी जो उसे हमला जारी रखने के लिए प्रेरित कर रही थी। दूसरी ओर क्रिश को बिल्कुल भी पसीना नहीं आ रहा था और न ही उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने सब कुछ शांति से और काफी सहजता से संभाला। उसे अब समझ आ गया था कि शर्वानी के पास अपनी सीमा को पार करने का मौका है, इसलिए उसने उसे जारी रहने दिया, जबकि धीरे धीरे उन दोनों के बीच लड़ाई की कठिनाई को बढ़ाता गया। कुछ समय बाद जिस गति से वह उस पर हमला कर रहा था, वह बढ़ गई थी। शर्वानी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वह लड़ती रही। वह एक मजबूत व्यक्तित्व वाली महिला थी और अभी उसके दिमाग में केवल एक ही दृढ़ संकल्प था, क्रिश को हराना। भीड़ के बीच लक्ष्मण उन दोनों के बीच रिंग में हो रही लड़ाई को देख रहा था। इस समय उसे आखिरकार समझ में आ गया कि शर्वानी ने उसे क्यों कहा था कि वह ऐसी व्यवस्था करे जिससे क्रिश आलोक से लड़ सके। उसे पहले से ही शक था कि क्रिश कुशल है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना कुशल होगा। जिस तरह से वह शर्वानी से लड़ रहा था, उसे देखकर यह बहुत स्पष्ट था कि वह स्थिति को काफी आसानी से संभालने में सक्षम था। भीड़ से बिल्कुल अलग, उसे पता था कि वे दोनों असल में एक दूसरे से लड़ रहे थे।
वे किसी बात पर नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि कृष ही शर्वानी को ट्रेनिंग दे रहा था। कृष जिस तरह से लड़ रहा था उसे देखकर लग रहा था कि आलोक भी उसी तरह लड़ रहा था। इस समय उसे समझ आ गया था कि कृष शर्वानी को आलोक से निपटने का तरीका सिखा रहा है। हालांकि वह इस बात से खुश था कि शर्वानी को आलोक से व्यक्तिगत रूप से निपटने का अवसर मिलने वाला था, लेकिन वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था कि कृष ही उसे पढ़ा रहा था। इस तथ्य के बावजूद कि उन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था, वे लड़ते रहे, सिवाय उन अवसरों के जब उन्होंने एक दूसरे के हमले को रोका। ये कुछ ऐसा था जिसने लक्ष्मण को अभी भी परेशान किया। वह गुस्से में था, लेकिन फिर भी उसने कोई हरकत नहीं की और वहीं खड़ा रहा, उन दोनों को लड़ते हुए देखता रहा। वह समझ गया कि उसके लिए अभी कोई हरकत करना असंभव था। ये स्पष्ट था कि शर्वानी ही वह व्यक्ति थी जिसके कारण वे दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, क्योंकि उस समय वे दोनों एक ही रिंग में लड़ रहे थे। कुछ देर तक देखने के बाद लक्ष्मण जिम से बाहर निकल गया। वह अब उन दोनों को और नहीं देख सकता था। इस समय उसके दिमाग में अपनी ही योजना चल रही थी। दूसरी ओर जो भीड़ यह उम्मीद कर रही थी कि लक्ष्मण इस स्थिति में कोई दृश्य बनाएंगे, वे पूरी तरह से अचंभित रह गए जब लक्ष्मण बिना कुछ कहे ही मुड़कर चले गए। एक पल के लिए इलाके में शांति छा गई। फिर कुछ लोग एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, उम्मीद करते हुए कि लक्ष्मण उन्हें सुन नहीं पाएगा। खैर, उसके लिए सुन पाना असंभव था, ये देखते हुए कि वह पहले ही जिम से निकल चुका था। लेकिन किसी भी मामले में उसके गुर्गे पूरे परिसर में थे। क्या तुम्हें लगता है कि लक्ष्मण उस आदमी से डरते हैं? तुम क्या सोचते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि लक्ष्मण अपनी योजना बना रहे हैं और बाद में इस आदमी को संभाल लेंगे। ये सही है। लक्ष्मण थोड़े दुष्ट हैं। वह इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। वह अपने अलावा किसी और को शर्वानी के साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे। किसी भी मामले में वह शर्वानी से ज्यादा मजबूत नहीं है और इसलिए शर्वानी निश्चित रूप से उसे स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन वह इस आदमी को आसानी से संभाल सकता है ना? यदि आप इस आदमी को व्यक्तिगत रूप से संभालने की बात कर रहे हैं तो यह असंभव है। बेशक मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो बस छुपे हुए तरीकों के इस्तेमाल के बारे में कह रहा हूं। लक्ष्मण काफी अमीर है, इसलिए उसके लिए इस आदमी से निपटने के लिए बदमाशों के एक समूह को काम पर रखना मुश्किल नहीं है। शशश, अपने जोखिम पर बात करो। अगर यह जानकारी लक्ष्मण तक पहुंच गई तो तुम्हें निश्चित रूप से इसके लिए दंडित किया जाएगा। बकबक जारी रही, लेकिन रिंग में लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। शर्वानी अब और नहीं टिक सकी और आखिरकार वह रुक गई और रिंग के कोने में बैठ गई। इस समय उसे लगा कि कृष से निपटना उसके लिए असंभव है। अध्याय 38। आपका निर्णय क्या है? शर्वानी जिम में मौजूद एक फ्रिज के पास गई और एक ठंडा पे लिया। उसके बाद वह जिम में आराम करती रही और अपनी ओर देख रही भीड़ को पूरी तरह से अनदेखा करती रही। इस समय वह बस यही चाहती थी कि वह ठीक हो जाए। साथ ही वह अपनी चचेरी बहन सान्वी के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती थी। जब भी वह सान्वी से लड़ती वह हमेशा हार जाती। इस समय वह सोच रही थी, क्या यह संभव है कि कृष सान्वी को हरा सके? वह वास्तव में कृष की क्षमताओं के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे विश्वास था कि वह अत्यंत कुशल है। इस क्षण उसे वह कारण समझ में आया कि उसके माता पिता ने उसे अपना अंगरक्षक क्यों नियुक्त किया था। हालांकि वह समझती थी कि उसके माता पिता ने कृष को अपना अंगरक्षक बनाने का फैसला क्यों किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अंगरक्षक रखने के लिए तैयार थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसे आज़ादी पसंद थी, न कि एक सख्त जिंदगी जिसमें वह जहां भी जाती थी उसका अंगरक्षक उसके पीछे पीछे चलता था। कम से कम कहने के लिए कृष के बारे में उसकी धारणा काफी हद तक सुधर गई थी, लेकिन फिर भी वह निश्चित रूप से उसके रवैये से खुश नहीं थी। वह उन अन्य अंगरक्षकों से बिल्कुल अलग था जो हमेशा उसके अधीन रहते थे। इस बारे में ज्यादा न सोचते हुए उसने सोचा कि वह इस जगह से निकलकर घर वापस जाने से पहले थोड़ा और आराम करेगा। बेशक वह जिम के अंदर महिलाओं के लिए बने क्षेत्र में जाकर सफाई कर सकती थी, लेकिन उसे वह क्षेत्र पसंद नहीं था। इसके बजाय उसने ऐसा करने के लिए घर वापस जाने की योजना बनाई। वैसे भी आज रात के लिए जो योजनाएं उसने बनाई थी उन्हें अभी के लिए भूल जाना होगा। कृष के पीछे पीछे आने के कारण उसके लिए वह सब कर पाना असंभव था जो वह पहले कर रही थी। इसलिए वह केवल यही उम्मीद कर सकती थी कि किसी तरह कृष अब काम न करने का फैसला ले। दूसरी ओर कृष लंबे समय तक शर्वानी के साथ मुकाबला करने के बाद भी थका नहीं था। ऐसा लग सकता है कि वह शर्वानी से निपटने में बहुत ताकत और गति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वास्तव में वह बस लापरवाही बरत रहा था। इसी समय कृष को यह बात समझ में आई कि मध्यम दर्जे के युद्ध कौशल को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। फिर भी वह अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाया था, न केवल इसलिए कि शर्वानी उसे संभाल नहीं पाई,
बल्कि इसके बजाय उसका शरीर भी ऐसा करने में असमर्थ था। जहां तक भीड़ का सवाल है, कृष्ण ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बेशक उसे भी एहसास हो गया था कि लक्ष्मण आ गए हैं। जैसे ही वह आया, उसने उसे मारने के इरादे से देखा। उस पल कृष्ण को तुरंत समझ आ गया कि यह आदमी जरूर कुछ योजना बना रहा है। लेकिन फिर भी उसका मानना था कि ताकत के सामने योजनाओं का सफल होना निश्चित रूप से असंभव है। यहाँ एकमात्र समस्या ये थी कि वह वर्तमान में गोलियों को संभाल नहीं सकता था। लेकिन अगर यह सिर्फ आमने सामने की लड़ाई थी, तो वह इसे आसानी से संभाल सकता था। वास्तव में अगर गैंगस्टरों का वह समूह एक बार फिर हमला करने के लिए आया, तो वह उनसे पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेजी से निपटने में सक्षम होगा। शर्वानी ने 0 मिनट से ज्यादा आराम करने के बाद आखिरकार उठकर जिम से बाहर निकल गई। कृष बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। दूसरी तरफ भीड़ ने उनके जाने के लिए रास्ता बना दिया, लेकिन जैसे ही वे दोनों चले गए, वे फिर से बकबक करने लगे। इस समय उन्हें समझ में आ गया था कि उन दोनों के बीच किसी भी तरह की बहस होना असंभव है। आखिरकार जिस तरह से वे जा रहे थे, उससे ये स्पष्ट था कि वे एक बार फिर उसी मंजिल पर जा रहे थे। यदि वे एक दूसरे से इस तरह बहस कर रहे होते कि वे लड़ने लगते, तो वे निश्चित रूप से साथ साथ नहीं चल रहे होते, है ना? साथ ही वे ये सोचे बिना नहीं रह सके कि कृष कौन है। आखिरकार यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों के लिए यह पहली बार था कि वे कृष को देख रहे थे। दरअसल कृष के कुछ सहपाठी भी भीड़ में थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने कृष को देखा था, क्योंकि व्याख्यान के दौरान कक्षा में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। भीड़ में मेसन भी मौजूद था, लेकिन इस समय उसने कृष के पास जाने की कोशिश ही नहीं की। इसके पीछे की वजह शर्वानी के मौजूद होने के अलावा कुछ और थी। वह उन लोगों में से था जो शर्वानी से पूरी तरह डरे हुए थे। लेकिन इस समय वह कृष की पहचान के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। ये सच हो सकता है कि उसने शर्वानी से संपर्क करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसके पास शर्वानी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वास्तव में वह शर्वानी की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह से समझ गया था। हालांकि वह उसकी स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से जीवन संगियों से संबंधित थी। वह शर्वानी और जीवन संगियों के बीच के रिश्ते के बारे में इतना निश्चित नहीं था, लेकिन फिर भी वह मानता था कि वह परिवार का हिस्सा थी। दिन के अंत में यहाँ स्कूल में भी उसने अपना नाम शर्वनीत जीवनसन बताया। इसलिए उसे यह नहीं पता था कि वह मुख्य परिवार का हिस्सा थी या वह सिर्फ शाखा का हिस्सा थी। कृष और शर्वानी को इस बात का ज्यादा अंदाजा नहीं था कि भीड़ क्या सोच रही है, और न ही उन्हें इस बात की परवाह थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वे उस जगह से चले गए, उस जगह पर गए जहां शर्वानी ने अपनी फरारी F1 स्पाइडर खड़ी की थी। शर्वानी कार में बैठ गई, कृष भी उसके पीछे पीछे आया और पैसेंजर सीट पर बैठ गया। शर्वानी ने कुछ नहीं कहा और तुरंत स्कूल से बाहर निकलने लगी। उन दोनों के एक ही कार में बैठने से अफवाहें फिर से उड़ने लगी थीं। यह उम्मीद की जानी चाहिए थी, क्योंकि कृष ही एकमात्र व्यक्ति था जो शर्वानी की गाड़ी में बैठा था। लेकिन फिर भी उनमें से अधिकांश सोच रहे थे कि लक्ष्मण इस मुद्दे पर क्या करने जा रहा है। शर्वानी को जीवनसन के घर तक वापस जाने में 30 मिनट से ज्यादा का समय लगा। रास्ते भर वे दोनों अपने अपने विचारों में खोई रहीं। जैसे ही वे पहुंचे, हमेशा की तरह बिना ज्यादा पूछताछ के गेट खोल दिया गया। उन दोनों के उतरने के बाद शर्वानी तुरंत मुख्य हवेली की ओर चली गई, जबकि कृष अपने रहने के कमरे की ओर चला गया। कमरे में आते ही उसने आराम करने का फैसला किया। साथ ही वह ये सोचे बिना नहीं रह सका कि उसे बाहर जाने की अनुमति कब मिलेगी। उसे वापस जाना पड़ा और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के बाद वह यहीं रहेगा। दूसरी ओर जब शर्वानी लिविंग रूम में पहुंची, तो उसने पाया कि उसके माता पिता उस समय किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। उसे इसकी परवाह नहीं थी और उसने तुरंत आगे बढ़कर हमले के बारे में जानकारी दी। जब उसके माता पिता ने उसे बताया कि उन्हें पहले से ही इस बारे में पता था, तो उसे इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि बदमाशों को पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद उनके लिए इस तरह की कोई बात पता चलना सामान्य बात थी। लेकिन इस समय वह इस बात से पूरी तरह हताश थी कि उस पर हमला किया गया था। ये पहली बार था जब उस पर इस तरह से हमला किया जा रहा था, और उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसकी सोच के अनुसार अगर उस पर लगातार हमला होता रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके माता पिता को उसके साथ एक अंगरक्षक रखने का एक अच्छा कारण मिल जाएगा। इसलिए यह अच्छा होगा कि वे जल्द से जल्द उस कारण से निपटें जिसके कारण उस पर हमला हुआ, ताकि उस पर कोई और हमला न हो। किरण और लीला खुद को थोड़ा असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाईं। आखिरकार ऐसा नहीं था कि वे इस मुद्दे से निपटना नहीं चाहती थी, बात बस इतनी थी कि वर्मा पूरी ताकत से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने नुकसान की परवाह नहीं थी।
इस तथ्य के कारण कि वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे, कई लोग जो वर्मा के टूटने से पहले उनसे कुछ हासिल करना चाहते थे, उन्होंने उनकी मदद करने का फैसला किया। इस तरह वे वर्मा द्वारा निपटाए जाने के बाद जीवन सिंह से कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे, इससे पहले कि वे दो परिवारों के बीच लड़ाई में पूरी तरह से कमजोर हो जाने के बाद वर्मा से निपटें। बेशक किरण और लीला का मानना था कि वर्मा कुछ तो था जिस पर भरोसा कर रहे थे, अन्यथा नुकसान की परवाह किए बिना उन पर इस तरह हमला करना उनके लिए असंभव था। क्या आप कृष को मेरे पास बुला सकती हैं? किरण ने कुछ देर सोचने के बाद शर्वानी से पूछा। हालांकि शर्वानी को यकीन नहीं था कि उसे कृष को बुलाने के लिए क्यों कहा गया था, फिर भी उसने निर्देश का पालन किया। वह कृष के कमरे में गई और उसे बुलाया। उसके बाद वह तुरंत जिम गई, सानवी को देखने के लिए। वह सोच रही थी कि आज कृष के साथ अभ्यास करने के बाद उसमें कितना सुधार हुआ है। दूसरी ओर कृष लिविंग रूम में आ गया। जैसे ही वह आया, किरण ने उसे बैठने के लिए कहा। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर किरण ने बोलना शुरू किया। कृष, मुझे लगता है कि जो मैं तुम्हें पहले बता रही थी वह तुम पहले ही अनुभव कर चुके हो। नौकरी अपने आप में काफी जोखिम भरी है और ड्यूटी के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम नौकरी जारी रखना चाहते हो या नौकरी छोड़ना चाहते हो? किरण ने गंभीर स्वर में पूछा। अध्याय 39, छोड़ना। कृष, मुझे लगता है कि जो मैं तुम्हें पहले बता रही थी वह तुम पहले ही अनुभव कर चुके हो। नौकरी अपने आप में काफी जोखिम भरी है और ड्यूटी के दौरान तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम नौकरी जारी रखना चाहते हो या नौकरी छोड़ना चाहते हो? किरण ने गंभीर स्वर में पूछा। सवाल सुनकर कृष थोड़ा हैरान हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि किरण ऐसा सवाल पूछेगी। ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि बॉडीगार्ड अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी या उनके परिवार की सुरक्षा करते रहें। यदि कोई अंगरक्षक केवल इसलिए नौकरी छोड़ना चाहता था क्योंकि उसे दिया गया मिशन खतरनाक था, तो अधिकांशतः उसके बॉस क्रोधित हो जाते थे और अनुबंध तोड़ने आदि के लिए भारी जुर्माना लगाकर उसे दंडित करते थे। लेकिन यहाँ तो किरण बिल्कुल अलग था। उसने कृष को पहले ही बता दिया था कि उसे जो मिशन दिया जा रहा है वह उस व्यक्ति को देखते हुए बहुत खतरनाक है जिससे वे निपट रहे हैं। और अब पहले हमले के बाद वह फिर से यहाँ आया था, कृष से उसकी राय पूछ रहा था। लेकिन जब कृष ने इस बारे में सोचा तो उसे लगा कि किरण ने जो किया वह सही था। ये सब सिर्फ पहला दिन था और जिस क्लिप की रक्षा कृष को करनी थी उस पर हमला हुआ। अगर वह उस समय मौजूद नहीं होता तो क्लिप निश्चित रूप से घायल हो जाती। और किरण अभी जो तरीका अपना रही थी वह निश्चित रूप से काफी उपयुक्त था। आखिर वे एक ऐसे व्यक्ति को अपनी बेटी की रखवाली करने की अनुमति क्यों देंगे जो भविष्य में हमला होने पर भाग जाएगा? अगर बॉडीगार्ड, जिस पर किसी व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, भाग जाता तो क्लिप के लिए बच पाना मुश्किल हो जाता। इसलिए उनके लिए यह बेहतर था कि वे आगे बढ़ने से पहले मुद्दों को स्पष्ट कर लें। किसी भी मामले में कृष का दूर जाने का इरादा नहीं था। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना कि एक मिशन अभी भी प्रगति पर था, ये भी तथ्य था कि जिस क्षण उसने इस मुद्दे को छोड़ने का फैसला किया, इसका मतलब था कि वह सिस्टम खोने जा रहा था। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिस पर वह सहमत होने जा रहा था। आखिर वह उस लाभ को क्यों खोना चाहेगा जो उसने इतने सालों तक कष्ट सहने के बाद प्राप्त किया था? ये सच हो सकता है कि उसने फिलहाल अपने परिवार से जुड़े मुद्दे के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसे परवाह नहीं है। भविष्य में जब तक उसके पास पर्याप्त क्षमताएं होंगी, वह निश्चित रूप से वापस जाएगा और उन लोगों से निपटेगा जिन्होंने उसका हक छीन लिया था। लेकिन अभी के लिए वह केवल अपने आप को संघर्ष करना जारी रख सकता है। खुद पर भरोसा करते हुए ये निश्चित रूप से असंभव था क्योंकि उसके रिश्तेदार उसके लिए चीजें मुश्किल बना रहे थे। आखिर ये कैसे संभव था कि उसे हर बार नौकरी मिलने पर महीने की 10 तारीख को नौकरी से निकाल दिया जाता? इसके अलावा हर बार उसे पैसे नहीं मिलते थे। ये बिल्कुल असामान्य बात थी। और अगर कृष मूर्ख होता तो वह निश्चित रूप से यह मानता कि यह उसकी बदकिस्मती की वजह से हुआ है, न कि किसी ने अंधेरे में साजिश रची है। आपको इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, श्री किरण। मैं समझता हूं कि मैं जिस मिशन पर काम कर रहा हूं वह काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पीछे हट जाऊंगा। चूंकि मुझे मिशन दिया गया है, इसलिए जब तक आप मुझे जाने के लिए नहीं कहेंगे, मैं निश्चित रूप से मिशन नहीं छोड़ूंगा। कृष ने सही जवाब दिया। बेशक अपने दिल में वह दावा कर रहा था कि अगर उसे भगा दिया गया तो भी वह निश्चित रूप से नहीं जाएगा। आखिरकार बॉडीगार्ड बनने का काम छोड़ने का मतलब था कि वह सिस्टम को छोड़ रहा था। किरण ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया। सच कहूं तो उसे उम्मीद थी कि शायद कृष चला जाएगा।
ये सच हो सकता है कि उसके पास क्षमताएं थीं, लेकिन जिस भी प्रतिद्वंद्वी से वे इस समय निपट रहे थे वह बेहद खतरनाक था। इसलिए क्रिश के लिए यह काम छोड़ देना असंभव नहीं था। पहले दिन वह अपनी क्लिट को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल था, और यह स्पष्ट था कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे क्रिश के सामने आने वाले खतरे बढ़ते जा रहे थे। अगर ऐसा है तो यह अच्छी बात है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम जारी रखना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम ये सुनिश्चित करो कि तुम ऐसा करो, क्योंकि अगर तुम मेरी बेटी की रक्षा के मिशन के दौरान हार मान गए तो तुम निश्चित रूप से जीवन संगियों की दुश्मन बन जाओगे, किरण ने सख्ती से कहा। क्रिश समझ गया कि किरण क्या कहना चाह रही थी। इस समय जीवन सिंस के लिए ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना मुश्किल था जो कुशल हो और जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सके। इसलिए यह अच्छा था कि वे अभी उसे अपने पास रख सकें। लेकिन फिर भी अगर उन पर हमला हुआ और उन्होंने वास्तव में हार मान ली और उस समय वे शर्वानी के साथ थे, तो यह निश्चित रूप से परेशानी का कारण बनने वाला था, क्योंकि शर्वानी को निश्चित रूप से कष्ट उठाना पड़ता। आप निश्चिंत रहें श्री किरण, आप अपनी बेटी की सुरक्षा मुझ पर छोड़ सकते हैं, क्रिश ने जवाब दिया। इस समय उसे समझ में आ गया था कि उसे एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिस पर वह भरोसा कर सके, अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से हो जिसके पास बंदूक हो। ठीक है, चूंकि हम एक समझौते पर पहुंच चुके हैं, इसलिए मैं अग्रिम भुगतान करूंगा। आप जो काम कर रहे हैं वह बहुत जोखिम भरा है, इसलिए मैं आज आपको $1000 दूंगा। ये शुरुआती भुगतान है। काम में शामिल जोखिमों के आधार पर भुगतान में वृद्धि होगी। क्या तुम इस बात से सहमत हो क्रिश? किरण ने भौहें चढ़ाकर पूछा। दूसरी ओर क्रिश ये सुनकर थोड़ा खुश हुआ। ये सच था कि वह जिस मिशन पर काम कर रहा था वह जोखिम भरा था, इसलिए अगर उसे अपना वेतन एडवांस में मिल जाता तो अच्छा होता। इस तरह वह कम से कम उन्हें गति दे सकता था अगर वह रास्ते में इनकार करता। लेकिन जाहिर है वह जल्द ही मरने की योजना नहीं बना रहा था। उसने अभी अभी जीवन में अच्छी चीजों का अनुभव करना शुरू किया था, वह उन्हें फिर से क्यों छोड़ना चाहेगा? क्रिश ने सिर हिलाया, और ये देखकर किरण ने कहा, यह अच्छी बात है। मैं आपको उस खाते के जरिए पैसे भेज दूंगी जो आपने अर्जुन को दिया था। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? हाँ, मैं इसी खाते का उपयोग करता हूँ, क्रिश ने उत्तर दिया। ठीक है, आप आराम से जा सकते हैं। कल और रविवार को आप मुक्त रहेंगे। आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि सोमवार से चीजें थोड़ी और जटिल हो जाएंगी। तो मैं आपको जो 2 दिन दे रहा हूं, आप इस बात पर विचार करने के लिए एक अवसर के रूप में विचार कर सकते हैं कि आप नौकरी जारी रखेंगे या नहीं। यदि आप नौकरी जारी रखना चाहते हैं तो आप वापस आ जाएंगे, लेकिन अगर तुम वापस नहीं आते तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा और न ही मैं तुमसे वह पैसा वापस मांगूंगा जो मैं तुम्हें देना चाहता था। फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर तुम वापस लौटते हो तो बेहतर होगा कि तुम इसे पहले ही नोटिस देकर कर दो। क्रिश आगे बढ़ गया और हवेली से बाहर निकल गया। वह अपने कमरे में वापस गया और आराम किया। बाद में शाम को उसका खाना उसके पास पहुंचाया गया और उसने खाया। उसके बाद सोने से पहले उसने अपने फोन को थोड़ा और देखा। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने पाया कि स्टीव उसके दरवाजे के सामने आ चुका है। जैसे ही वह बाहर निकला, स्टीव ने आगे बढ़कर उसे बताया कि वह उसे घर छोड़ने आया है। क्रिश ने तुरंत हामी भर दी। आखिरकार जीवंस के घर और जिस इलाके में वह रह रहा था उसके बीच की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे वहां पहुंचने में काफी समय लगने वाला था, और अगर वह टैक्सी पर निर्भर होता तो ये काफी महंगा होने वाला था। चूंकि उसे मुफ्त में सवारी दी जाने वाली थी, इसलिए वह निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। इसलिए साफ सफाई करने के बाद उसने स्टीव के साथ जाने से पहले नीली जीन्स, काले स्नीकर्स और काली छोटी आस्तीन वाली टी शर्ट पहन ली। क्रिश को यह क्षेत्र छोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि वह कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। फिलहाल वह उन मुद्दों को निपटाने के लिए वापस जा रहा था जिन्हें उसने लटका कर रखा था। पिछली शाम शर्वानी ने सानवी से लड़ने का फैसला किया था। पहले मैच में वह हार गई थी, लेकिन एक बात थी जिसने उसे उत्साहित कर दिया था। वह ये थी कि उसने देखा था कि वह बेहतर हो गई थी और वह उतनी जल्दी नहीं हारी जितनी पिछली बार जब वे एक दूसरे के साथ लड़े थे तो सानवी ने उसे हराया था। आज सुबह उसके मन में एक योजना थी। उसे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना था, इसलिए अच्छे मूड में उसने नाश्ता करने से पहले खुद को तरोताजा किया। जब वह जाने के लिए तैयार थी तो स्टीव ने उसे बताया कि वह अगले कुछ दिनों तक जीवनसन के घर से बाहर नहीं जा सकती। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह तुरंत अपने माता पिता की तलाश में वापस चली गई ताकि शिकायत कर सके और कारण समझ सके कि वह क्यों नहीं जा सकती। दूसरी ओर स्टीव सिर्फ असहाय महसूस कर रहा था। आखिरकार ये युवती काफी जिद्दी थी, लेकिन वे क्या कर सकते थे?
सुरक्षा कारणों से वे उसे सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही घर के अंदर रोक सकते थे। अध्याय 40। गंभीर रूप से घायल। माँ, मुझे क्यों कहा जा रहा है कि मैं आज परिसर से बाहर नहीं जा सकती? मैं बस कुछ जरूरी काम करने जा रही थी, लेकिन मुझे रोक लिया गया। शर्वानी ने अपनी माँ से मिलते ही शिकायत की। इस समय वह अपने पिता से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वह पहले ही जा चुके थे। इस समय घर में केवल उसकी माँ ही मौजूद थी, जो स्टडी रूम में कुछ दस्तावेज निपटा रही थी। लीला ने दस्तावेजों के ढेर से ऊपर उठकर अपनी बेटी की ओर देखा। इस समय वह अपनी बेटी के बारे में थोड़ा असहाय महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। वे हमेशा उसे लाड़ प्यार करते रहे थे और यही वह बात थी जिसकी वजह से उसका रवैया इतना खराब हो गया था। ये सच हो सकता है कि वह इतनी बचकानी नहीं थी और हमेशा कुछ भी करने से पहले सोचती थी, लेकिन उसका स्वभाव उग्र था। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति उसे नाराज करता तो उसे निश्चित रूप से नुकसान उठाना पड़ता। स्टीव और उसके माता पिता और उसके भाई बहन अपवाद थे, बेशक सान्वी के साथ। लेकिन जिन लोगों को वह नहीं जानती थी, उनके लिए वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करके समस्या से निपटती थी। वह अपने परिवार के प्रभाव पर कभी निर्भर नहीं रहती थी, ताकि वह उन ज्यादातर समस्याओं से निपट सके जिनका वह सामना कर रही थी। लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसका वे समर्थन नहीं करते थे। आखिरकार उसके लिए झगड़ों में शामिल होना पूरी तरह से जोखिम भरा था। ये सिर्फ इतना था कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वे पहले ही देर हो चुकी थी। आखिरकार शर्वानी पहले से ही बड़ी हो चुकी थी। आह, लीला ने आह भरी। फिर उसने कहा, शर्वानी, तुम्हें परिवार की मौजूदा स्थिति को समझना होगा। मैं समझती हूँ कि तुम्हें परिवार और व्यवसाय से जुड़ी राजनीति की ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अभी भी इस परिवार की सदस्य हो। इसका मतलब है कि अगर परिवार प्रभावित होता है तो आप भी निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए मुझे आपको ये बताना होगा कि हम वर्तमान में वर्मा से निपट रहे हैं, जिसके बारे में मुझे विश्वास है कि आप पहले से ही जानते हैं। कल का हमला उनसे संबंधित था, लेकिन इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वे हमें उस स्थिति से हटाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं जिस पर हम काबिज हैं, तथा इसके बाद वे उन सभी बाजारों पर एकाधिकार कर लेंगे जिनमें हम उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप जीवनसेंस का हिस्सा हैं और इसलिए आप मुख्य लक्ष्य हैं क्योंकि वे समझते हैं कि आप हमारे परिवार की कमजोर कड़ी हैं। जिस क्षण वे आपसे निपटने में कामयाब होते हैं, इसका मतलब है कि वे हमारे परिवार को एक संकीर्ण डी के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहले उनका इरादा आपको मारने या आपका अपहरण करने का नहीं था। इसके बजाय वे बस हमें चेतावनी देने के लिए आप पर हमला कर रहे थे। चूंकि उन्होंने आप पर एक बार हमला किया था, इसका मतलब है कि वे बाद में आप पर एक बार फिर हमला करेंगे। शर्वानी ने अपनी माँ की सारी बातें ध्यान से सुनी। सच कहूं तो उसने अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वे वर्मा का सामना कर रहे हैं। ये थोड़ा जोखिम भरा था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वे निश्चित रूप से उसे मार डालेंगे, है न? माँ, मैं समझती हूँ कि आप ये सब मेरी सुरक्षा के लिए कर रही हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि मैं आज बाहर नहीं जा सकती? मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए सप्ताह के दिनों में बाहर जाती हूँ। तो इस बार क्या अंतर है? ऐसा नहीं है कि हमने आज वर्मा के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी है ना? शर्वनी ने अपने चेहरे पर उलझन के साथ पूछा। हाँ, हमने बहुत पहले ही लड़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन ये पहली बार है कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाया है, और यह स्पष्ट है कि वे तुम्हारे खिलाफ आगे भी कदम उठाएंगे। फिलहाल क्रिश चला गया है और सोमवार को वापस आएगा, इसलिए सोमवार तक तुम्हें हमारे घर के परिसर में ही रहना होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए यही एकमात्र सुरक्षित जगह है। लीला ने कहा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे सोमवार तक घर में ही रहना होगा? ये बहुत लंबा समय है। ऐसा नहीं है कि मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकती। मैं बाहर जाना चाहती हूँ, नहीं तो मैं यहाँ बोरियत से मर जाऊंगी। शर्वनी ने तर्क दिया। लीला ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। शर्वानी कभी कभी नासमझ थी, और यह उन पलों में से एक था। उसे विश्वास था कि शर्वानी आसानी से बता सकती है कि वह किस खतरे में है, लेकिन वह खतरे को नजरअंदाज करके बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल लीला का मानना था कि शर्वानी पर हमला होने वाला है। इस तरह वह उन दुश्मनों से निपट पाएगी जो उस पर हमला करेंगे, ताकि वह साबित कर सके कि वह खुद की रक्षा कर सकती है। यही तो शर्वनी इस समय सोच रही थी, और जब उसकी मां ने मना कर दिया तो वह दिन में कुछ नहीं कर सकती थी। बेशक वह नाराज थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? अपना गुस्सा शांत करने के लिए वह तुरंत जिम चली गई, लेकिन जब वह वहां पहुंची तो उसे पता चला कि सान्वी पहले से ही वहां मौजूद है। दिन में दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, जिसमें शर्वानी पूरी ताकत से लड़ रही थी।
इस समय उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज़ाद होना चाहती है तो उसे खुद की रक्षा करने के लिए मजबूत होना होगा। तभी वह दूसरों पर निर्भर हुए बिना हर जगह घूम पाएगी। साथ ही वह कृष को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक पाए। आखिर वह कहाँ चला गया? और पहली बार वह वास्तव में चाहती थी कि वह एक हो जाए। आखिरकार उसके एक होने के बाद ही उसे बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती थी। समस्या ये थी कि उसके पास उसका नंबर नहीं था, अन्यथा वह पहले ही उससे संपर्क कर चुका होता और उसे आने के लिए कह चुका होता। इस तरह उसे बाहर जाने और उस मुद्दे से निपटने की अनुमति मिल जाती जिसे उसने व्यवस्थित किया था। लेकिन अब जब वह बाहर जाने वाली नहीं थी तो वह केवल इस मुद्दे को स्थगित कर सकती थी। कृष को उस इलाके में ले जाया गया जहां वह रहता था। बेशक उसे घर ले जाने वाला स्टीव नहीं था, बल्कि जीवनसेंस का ही एक ड्राइवर था। जब वे जीर्ण शीर्ण इमारत के बाहर पहुंचे तो कृष उतर गया। उसने ड्राइवर को धन्यवाद दिया और फिर सीधे इमारत की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह इमारत में घुसने वाला था, उसने अचानक महसूस किया कि वहां कोई है जो उस पर नजर रख रहा है। उसने तुरंत अपनी नजर घुमाई और उस तरफ देखा। तभी उसे अचानक किसी का सिर पीछे की ओर झुका हुआ दिखाई दिया। कृष ने उस ओर आंखें मूंद लीं, लेकिन अचानक उसने इस मामले को अभी के लिए छोड़ देने का फैसला किया। इसके बजाय वह इमारत में घुस गया और सीधे अपने कमरे में चला गया। लेकिन जैसे ही वह अपने दरवाजे के सामने पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि दरवाजा पहले ही टूट चुका था। बाहर से ही उसे पता चल गया था कि उसने जो कुछ भी व्यवस्थित किया था वह सब अस्त व्यस्त हो गया था। ये स्पष्ट था कि कोई आया था और वह कुछ ढूंढ रहा था। कृष अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसी समय उसे तुरंत उस सिर का ख्याल आया जिसे उसने पीछे की ओर खींचा था। ऐसा लग रहा था कि कोई है जो उसे ढूंढ रहा है, और अगर वह अनुमान लगा सकता था तो उसे विश्वास था कि यह वर्मा से संबंधित हो सकता है। दिन में कृष ने अपना सिर हिलाया और कमरे में जाने का फैसला किया। वैसे भी कमरे में कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। सभी महत्वपूर्ण चीजें पहले ही खो चुकी थीं, जब उसके रिश्तेदारों ने उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई सभी चीजें ले ली थीं। कमरे में घुसते ही कृष को खून की गंध महसूस हुई। उसने तुरंत अपना ध्यान उस दिशा की ओर लगाया जहां से खून की धार आ रही थी। तभी अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसे एहसास हुआ कि वहां एक व्यक्ति का शव पड़ा है। शव के चारों ओर खून का एक तालाब था जो दर्शाता था कि उस व्यक्ति को बहुत गहरी चोट लगी थी। कृष का दिल तेजी से धड़कने लगा, ये सोचकर कि वह बता सकता है कि यह किसका शव है। यह उस बूढ़े आदमी का शव था जो इस अपार्टमेंट का मालिक था। कृष आगे बढ़ा। उसने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया और जीवन के संकेतों की तलाश की। उस समय उसने पाया कि जीवन के कुछ संकेत थे, लेकिन वे बेहद फीके थे। उस पल उसने प्राथमिक उपचार देना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा जो उसने अपने जीवित रहने के दौरान सीखा था। ये तो अपेक्षित ही था। आखिरकार उसे कई बार सड़क पर हुई लड़ाइयों में नाक में दम करना पड़ा था और वह एक से अधिक बार घायल भी हुआ था। अगर सिस्टम ने उसे ठीक नहीं किया होता तो उसका शरीर निश्चित रूप से जख्मों से भरा होता। थोड़ी प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद उसने आगे बढ़कर बूढ़े व्यक्ति की छाती पर घाव पर पट्टी बांध दी। कृष के निरीक्षण से ऐसा लग रहा था कि किसी ने बूढ़े व्यक्ति की छाती में चाकू घोंपा था। यह अच्छी बात थी कि चाकू दिल पर नहीं लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अगर बूढ़े व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कृष ने अपार्टमेंट से भागने से पहले बूढ़े व्यक्ति को फर्श से उठाने में कामयाबी हासिल की। बेशक जब वह बूढ़े व्यक्ति को ले जा रहा था तो उसने इस बात का ध्यान रखा कि वह कोई बड़ी हरकत न करे जिससे बूढ़े व्यक्ति को और अधिक चोट लग जाए। अपार्टमेंट के बाहर पहुंचने के बाद उसने एक वाहन की तलाश की और संयोग से या सौभाग्य से एक टैक्सी थी जिसने अभी अभी एक व्यक्ति को यहां छोड़ा था। इसलिए कृष टैक्सी चालक को दोगुना किराया देने का वादा करके टैक्सी में बैठने में कामयाब हो गया, इससे पहले कि टैक्सी चालक उन्हें सवार करने के लिए सहमत हो जाता। ड्राइवर ने अस्पताल की ओर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। उन्हें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था, इसलिए कृष ने ड्राइवर से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके गाड़ी चलाए। जहां तक ट्रैफिक नियमों की बात है तो वे मरीज को बचाने के बाद में इसे संभाल लेंगे।